हेलो फ्रेंड्स, चलो वेलकम ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। होप सो आप सभी ने प्रीवियस सेशन तक का जितना भी कंसेप्ट है उसको एक बार रिवाइज ज़रूर किया होगा। माय नेम सीए निखिल गुप्ता, आप सभी का वेलकम है फॉर कंसाइनमेंट टॉपिक फॉर सीए फाउंडेशन अकाउंट्स। दोस्तों, हमने अभी तक लास्ट सेशन में हमने सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट एबनॉर्मल लॉस को वहां तक हमने कंप्लीट किया था, उसे समझा था। अब हम आगे बढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉस के अकाउंटिंग से। वी विल रीवैल्यू, वी विल अंडरस्टैंड इसकी अकाउंटिंग क्या होती है। इस लॉस के लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड होता है। मैं आपको बोल देता हूं कि अभी जो मैं लिखूं वो आप एबनॉर्मल लॉस की नोट्स में आगे बढ़ाते जाइए। हम आगे बढ़ते हैं, उसकी नोट्स को और हम डिटेल में समझते हैं। एबनॉर्मल लॉस, एक और बात समझा देता हूं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी will give claim of this, वो ध्यान रखना है। इसका इंश्योरेंस किया जाता है। लॉस कहां पर होगा? ये लॉस हो सकता है ऑन द वे, रास्ते में। टेम्पो में गुड्स भर के जा रहा था, टेम्पो में से कुछ चोरी हो गया या तो पूरा टूट गया, डैमेज हो गया, तो वो सभी चीजें भी ये ऑन द वे हो सकता है, या तो फिर एट गोडाउन ऑफ द कंसाइनी भी हो सकता है। आई होप आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम आस्किंग अबाउट। ये दो लॉस का कोई ना कोई वैल्यूएशन हम ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि इस लॉस में द वैल्यू ऑफ द लॉस विल नॉट बी गिवन इन द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड इट। जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ढूंढेंगे, हमें क्वेश्चन में लिखकर थाली में सजा के नहीं दिया होगा। सो वैल्यू विल बी फाउंड आउट। और कैसे कैलकुलेट होता है, तो टेंशन ना लीजिए, इसका कैलकुलेशन लाइक क्लोजिंग स्टॉक की तरह, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के स्टेटमेंट में ही हमको ये मिल जाएगा। कौन सी मेथड से? एज पर, देखो हम हमारी एक मेथड का नाम बोल देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चौकड़ी गुणाकार गुजराती वाला हो। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सीखी है, उस तरीके से मैं बता रहा हूं कैसे आएगा, टेंशन नहीं लो। चलिए, इस मेथड से ये जो लॉस है उसकी वैल्यू ढूंढी जाएगी। सर, जर्नल एंट्री क्या होगी? अच्छा, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हम जो स्पाइरल है नवकार का, उसमें भी एक पोर्शन में एबनॉर्मल लॉस की थियरी लिखी हुई है, उसे जरूर एक बार चेक करना, उसे भी पढ़ना। मैं अभी आपको उधर लेकर जाऊंगा, पहले ये नोट अपने आप लिख लेते हैं। इधर लिखिए जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री पहले इस लॉस अकाउंट डेबिट होता है। आपको पता होगा हम क्या करते थे, जब 11th-12th में लॉस बाय फायर, स्टॉक खो गया, फायर में स्टॉक जल गया, तो हम क्या करते थे पता है, उसका जो टोटल लॉस नेट अमाउंट होता था वो हम लिख देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मान लो मैं आपको अगर 11th-12th की आपकी यादें ताजा करवा दूं, तो आप ऐसा करते थे कि 5000 गुड्स हैज बीन लॉस्ट बाय फायर, द 3000 हैज बीन गिवन बाय अ क्लेम बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो आप क्या करते थे, 2000 को पीएनएल में आप डेबिट करते थे, 3000 को आप इंश्योरेंस कंपनी में डेबिट करते थे, और इसे आप है ना ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते थे। या तो फिर बताऊं, आप परचेज में से माइनस भी कर सकते थे, या तो ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे लिखते थे, या तो परचेज में माइनस करते थे। दोस्तों, इस चैप्टर में हमारे लिए ट्रेडिंग और पीएनएल नाम का एक ही अकाउंट है। कौन है ट्रेडिंग और पीएनएल के जैसा? कौन है? कंसाइनमेंट अकाउंट है। तो दोस्तों, मैं आपको जर्नल एंट्री समझा दूं, इधर थोड़ी वर्डिंग चेंज हो जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना, यहां पर जो जर्नल एंट्री है कुछ इस तरह से आएगी। दोस्तों, मैं थोड़े अमाउंट्स में इस वापस को इसको मैं रब कर रहा हूं, आपको जो लिखना है वही मैं इधर लिख रहा हूं। जर्नल एंट्री विल बी इंश्योरेंस कंपनी और कैश और बैंक डेबिट। मान लो अगर वो मिल गया तो क्लेम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिया है, तो इट विल बी डेबिट। कौन सी अमाउंट आएगी? क्लेम का अमाउंट आएगा।
आई होप आपको पता चल रहा है, क्लेम का अमाउंट इधर आएगा। दूसरी बात, क्यों और क्या डेबिट होगा? नेट एबनॉर्मल लॉस। कौन सा नेट एबनॉर्मल लॉस? अभी देखा था 2000 आया था आंसर, वो मान लो हमको 50,000 का गुड्स जल गया और 40,000 का क्लेम मिला, तो 10,000 नेट एबनॉर्मल लॉस। नेट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट विल बी डेबिट, इसे हम बोलेंगे द नेट अमाउंट ऑफ द लॉस। एंड दोस्तों क्रेडिट क्या होगा? वी विल क्रेडिट इट टू दी कंसाइनमेंट अकाउंट। सर हम ट्रेडिंग में लिखते थे, हम तो परचेज में लिखते थे, इधर ट्रेडिंग इधर पीएनएल। इस चैप्टर में ट्रेडिंग पीएनएल का एक ही नाम है, कंसाइनमेंट। अरे होप सो आप क्लियर हो भाई लोग। हेलो, सो फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट, इसमें क्या आएगा? उस गुड्स का टोटल लॉस, इसमें से जितना क्लेम मिला या मिलेगा उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्रेडिट किया, जितना नहीं मिला क्लेम उसके लिए नेट एबनॉर्मल लॉस डेबिट करेंगे। और हां दोस्तों एक खास बात बता दूं, ये नेट एबनॉर्मल लॉस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाद में हम ट्रांसफर करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। ये वाली एंट्री जर्नल एंट्री कब होती है पता है? जब भी लॉस होता है। सर लॉस तो कभी भी हो सकता है, हाँ इसीलिए बता रहा हूं दोस्तों दैट ये लॉस कभी भी हो सकता है। कीप द जर्नल एंट्री, ओके, व्हेन द एबनॉर्मल लॉस अकर्स। लॉस कहीं पर भी हो, गोडाउन में हो या रास्ते में हो, जर्नल एंट्री ऐसी ही रहेगी। पीएनएल इधर लिख देना, एट पीएनएल डेबिट एट एंड ऑफ ईयर। EOY मतलब एंड, ओ मतलब ऑफ ईयर, एंड ऑफ द ईयर। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये होती है जर्नल एंट्री एबनॉर्मल लॉस का। सर अब आपको डाउट जाएगा, सर क्लेम के बारे में कुछ क्वेश्चन में ना बोला हो तो टेंशन नहीं लो भाई, थोड़ा मेंटोस चबाओ और अंदर दिमाग लगाओ। क्लेम नहीं मिला होगा, कोई क्लेम नहीं है, मतलब क्या है पता है? पूरा के पूरा नेट लॉस हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। नहीं दिया क्वेश्चन में तो सर इंश्योरेंस क्लेम जीरो। जितना वैल्यू है ये वैल्यू ढूंढने का है, ये वैल्यू हम ढूंढेंगे। अभी आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 4, तैयार हो जाइए। एग्जाम्पल नंबर 4 में हम वैल्यू ढूंढने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों हियर विथ यू गाइज आर वेरी क्लियर इन वन थिंग दैट हमें कुछ वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी लॉस की, फिर देखेंगे कितना क्लेम मिला, इतने वैल्यू का गुड्स जल गया, खो गया, चोरी हो गया। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल। तो आपको क्लेम ढूंढना है, जो मिला इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, नहीं मिला वो लॉस। ध्यान रखिए दोस्तों, कैसे वैल्यू करेंगे? बहुत सिंपल है। मैं कुछ प्रोसेस और स्टेप्स जो आपको बताता जाऊं उसे आराम से आप फॉलो करिए। दिस आर दी रेलेवेंट प्रैक्टिस इन दी इंडस्ट्री, वी आर टेकिंग दैट प्रैक्टिस, मतलब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में लोग इसी तरह इसे कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह इसे अंडरस्टैंड करते हैं, उसका अकाउंटिंग करते हैं। तो आप भी उसी तरह से अंडरस्टैंड करते जाइए। चलिए दोस्तों, अब हम एबनॉर्मल लॉस की एक अच्छी खासी एंट्री लिख चुके हैं, पर हाँ एक और जर्नल एंट्री बता देता हूं। मान लो एबनॉर्मल लॉस जो है मेरे कंसाइनी के गोडाउन में हुआ और भाई साहब मेरे कंसाइनी ने, भाई साहब ने उसकी जो केयरलेसनेस थी उसने बहुत ध्यान नहीं रखा, गोडाउन में अच्छे से संभाल नहीं किया उसका, तो भाई वो खो गया या चोरी हुआ। ये इंश्योरेंस कंपनी डेबिट नहीं करने का, तो कंसाइनी डेबिट कर देने का। ध्यान रखना, मैं आपको जर्नल एंट्री लिखवाई देता हूं। इफ लॉस रिकवरेबल, रिकवर मतलब पाछू लेवानुं छे, रिकवरेबल फ्रॉम एजेंट। कौन भाई? अपना एजेंट कौन? कंसाइनी। कंसाइनी से अगर वापिस लेना है लॉस तो सिंपल एंट्री कंसाइनी डेबिट टू। ज्यादातर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, हर एक प्रकार के लॉस के लिए इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कंसाइनर है ना, वो बेचारा ओनर है। अब वो उसको टेंशन होता है भाई गुड्स कहीं पे भी पड़ा है, गुड्स को कुछ होगा ना, उसका नुकसान है, वो ओनर है, ओनर। सेल ऑफ गुड्स एक्ट आप सीखे हैं। तो दोस्तों उसने इंश्योरेंस लेके, प्रैक्टिकली बोलूं तो लेके रखा होता है। चलो ठीक है, अपने को टेंशन नहीं, उससे लेने का है। किससे? कंसाइनी के पास से। मान लो इंश्योरेंस नहीं था, कंसाइनी को बोला तेरी वजह से ये लॉस हुआ है, ला पैसे निकाल। कितना वैल्यू देख लो भाई, वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। कंसाइनी अकाउंट विल बी डेबिट
टू कंसाइनमेंट अकाउंट, टू कंसाइनमेंट अकाउंट, पूरा पैसा उससे वसूल करेंगे। इधर लिख दीजिएगा वैल्यू ऑफ लॉस। भाई वैल्यू ढूंढना पड़ेगा, वापस से बोल रहा हूं, ये एक और जर्नल एंट्री है, ऐसे टिक करो इसे, मतलब ये सेकंड पार्ट आ गया। आई होप मैंने ये जर्नल एंट्री आपको समझा दिया है। यू आर वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड दीज गाइज। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये रहा उसका बॉक्स। चलिए, रिकवरेबल वापस मिलेगा, उसे ले लेंगे वापस, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द कंसेप्ट ऑफ एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल 4 में आ जाइए। हाँ, एग्जाम्पल 4 पहुंच गए हम लोग। क्यों सर, एग्जाम्पल 3 कल कर दिया था भाई साहब लोग, ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, नाउ इफ आई टॉक अबाउट समथिंग लाइक एग्जाम्पल 4, जिसको हम रिलेट करेंगे फॉर आवर कैलकुलेशन पर्पस। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यू हैव सम कैलकुलेशंस इन दिस एग्जाम्पल ऑल्सो। ये क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए हम एग्जाम्पल 3 का सपोर्ट लेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 में कुछ चेंजेस भी लाएंगे। कैसे चेंजेस लाएंगे, चलो देखते हैं। मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे क्या है। लिखिए, मैंने जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखिए। इफ इन एग्जाम्पल 3 ओवर हियर इन द एग्जाम्पल 3 हमने फ्रूट भेजे थे भाई एग्जाम्पल 3 में, वो तो नॉर्मल लॉस था। फ्रूट का बिगड़ना नॉर्मल लॉस है, लिखोगे तो अच्छी से याद रहेगा, ध्यान रखना फ्रेंड्स। ये जो रेडियो सेट थे, रेडियो सेट हमने अगर सेंड किए थे, मतलब रेडियो सेट का बिगड़ना वो कोई कुदरती घटना नहीं है भाई। क्या हुआ मैं बताता हूं। एंड एग्जाम्पल 3 को कंटिन्यूअस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकर्ड हुआ, मतलब रेडियो सेट है ना, चोरी हो गए, डैमेज हो गए, खो गए, पूरे के पूरे टूट गए, डिस्ट्रॉय हो गए, ये सब अगर हुआ। एक और चीज लिख देता हूं, इंश्योरेंस कंपनी गेव अस, उन्होंने पे किया, मतलब पेड 5,000 एंड 3,500 फॉर बोथ लॉस। दोस्तों 2 लॉस हुए थे, याद करवा दो। एग्जाम्पल नंबर 3 वापस से देख लो। उधर रास्ते में भी लॉस हुआ था, गोडाउन में भी लॉस हुआ था, हमें उसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। सर क्लेम पता चल गया, हाँ इंश्योरेंस ने क्लेम दिया है, अरे पर कितना खो गया, जो खो गया है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी दोस्तों। दूसरी बात, अब आपको इधर ढूंढना है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए चलिए दोस्तों, वापिस से शुरू करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रेंड्स। हो सके तो 3-4 लाइन में इसको खत्म कर देना, फिर नीचे बाकी के पार्ट में आपके पेज में आप पूरा क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट मैं वापिस से लिख रहा हूं, ये फॉर्मेट अब से आने वाले हर एक क्वेश्चन में, खाली एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है, मैं बताऊंगा, वो ड्रॉ नहीं करना है, चलेगा, आंसर शॉर्टकट में आ जाएगा। लेकिन बाकी सब में ये स्टेटमेंट ड्रॉ करने का, भूलने का ही नहीं। देखो बता दूं, ये कंफर्म है, हर एक क्वेश्चन में करने का है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो एज यू कैन सी ऑन माय आंसर विल बी द क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट। दोस्तों आंसर कैसे आएगा, आपको अपने मार्जिन એટલે કે હાંસિયો गुजराती में भाई मार्जिन से और थोड़ा आगे एक लाइन ड्रॉ करना है, पूरा लिखना शुरू करना है। GSOC हमने कितने यूनिट्स सेंड किए थे उसको लिखेंगे, इधर लिखेंगे यूनिट्स, इधर कॉस्ट प्राइस, इधर रुपी वैल्यू, इधर रुपी वैल्यू। चलिए मैं इसे यहाँ तक कन्फाइन कर देता हूँ ताकि हमें कोई टेंशन ना रहे आगे जाके इसमें कैलकुलेशन के लिए। चलिए एक बार ध्यान रखेंगे, GSOC मतलब टेम्पो में गुड्स को रखा, कंसाइनर ने खर्चा किया। चलो कंसाइनर के एक्सपेंसेस लिखते हैं, कंसाइनर के एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। फिर गुड्स रास्ते में था दोस्तों,
रास्ते में था। रास्ते में गुड्स के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है। गुड्स जो है वो नॉर्मल एबनॉर्मल कोई भी लॉस हो सकता है। चलो एक काम करो, एबनॉर्मल लॉस ले लेते हैं। लो बस ये मैं बोल रहा हूँ, एबनॉर्मल लॉस, फिर क्या आएगा नॉर्मल लॉस। देखना, ये ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। यहाँ तो रास्ते में रह गया, स्टिल इन ट्रांजिट, वो रास्ते में था। गुड्स को हम अहमदाबाद से मुंबई पहुंचाने वाले हैं। समझते जाओ, सोचते जाओ, समझो। गुड्स रास्ते में से अहमदाबाद से मुंबई जाएगा, फिर हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई गुड्स को। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप देख पा रहे हैं मैं कैसे इस स्क्रीन पे लिख रहा हूँ। देन फ्रेंड्स, कुछ गुड्स था वो बच गया, अच्छा वाला गुड्स था, बैलेंस है वो कहाँ पहुंचा, मुंबई में थोड़ा पहुंचा। फिर मेरे कंसाइनी ने थोड़ा बहुत खर्चा किया। कंसाइनी के जो एक्सपेंडिचर है, कंसाइनी के कौन से एक्सपेंडिचर इधर ऐड होंगे, तो FOCCD खर्चे ऐड हो जाएंगे। तो वो खर्चे ऐड होने के बाद देखो क्या हो गया, फिर जो बचा अच्छे वाले गुड्स अभी कहाँ पहुंचे होंगे, गोडाउन पहुंचे होंगे। परफेक्ट, गोडाउन में पहुंच गए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा। गोडाउन में पहुंचने के बाद गोडाउन में भी दो घटनाएं हो सकती है। देखो मैं इधर रिवर्स लिख रहा हूँ, पहले मैं इधर नॉर्मल लॉस लिख देता हूँ, आपको पता चले कि आप कोई भी एबनॉर्मल नॉर्मल में सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। एबनॉर्मल लॉस को पहले लिखो बाद में लिखो, नॉर्मल लॉस को पहले लिखो बाद में लिखो, दैट डजंट मैटर। सो इन गोडाउन ऑल्सो माई टोटल लॉस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्योर गुड्स, अच्छे वाले गुड्स का बैलेंस, या तो खाली बैलेंस लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस बचा होगा थोड़ा बहुत। इसमें से मुझे सोल्ड यूनिट्स माइनस करने हैं, इसमें से सोल्ड यूनिट्स माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, यू वेरी वेल नो दैट, हमें इसमें मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया मेरा आंसर। नहीं, एक चीज माइनस करना है सर, माइनस परसेंटेज वैल्यू रिडक्शन और एस्टीमेटेड एक्सपेंस। ये सब अभी सीखेंगे, आएगा, सब कुछ आएगा। ये सब चीजों का कहीं ना कहीं पे मतलब होगा, विश्वास करो। अभी है ना हम लोग इस चैप्टर के कंसेप्ट को पूरा प्रॉपर मैनर में एक फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे क्या है। सो मेरा जो स्टॉक का वैल्यू है उसकी कॉस्ट प्राइस मुझे मिल जाएगी। फाइनल स्टॉक कॉस्ट प्राइस वैल्यू, ये देखो मैंने पूरा स्टेटमेंट ड्रॉ किया, आप स्टेटमेंट को मेरे साथ आपने लिख लिया होगा। मैं एग्जाम्पल 3 को पढ़ता हूं। हमने कितने यूनिट सेंड किए थे दोस्तों, 5000 यूनिट, एक यूनिट 100 रुपए का, तो ये कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अब ध्यान रखना, अब हुआ क्या भाई साहब, अब मेरे कंसाइनर ने 30,000 का पेमेंट किया था, तो रास्ते में कितने गुड्स थे, 5000, उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 5,30,000। अरे देख रहे हैं भाई आप सभी लोग, पता चल रहा होगा दोस्तों। अब देखिए क्या हुआ इन दिस क्वेश्चन नाउ ऑनवर्ड्स। अब मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ, रास्ते में इन्होंने बोला इसका 5% रेडियो, मैं मान लेता हूं 5% है, तो इसका 5% करोगे तो 250 रेडियो गए, खो गए, माइनस करो। सर इसकी वैल्यू देखो, आ गया भाई सिंपल क्वेश्चन आंसर। वैल्यू कितनी आएगी, 5000 का इतना, तो 250 का कितना, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन याद करो। आउट ऑफ 5000 सर्टेन रेडियो लॉस्ट, खो ही गए। मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि भगवान ले गए, भगवान के नाम पे ये तो होता ही रहता है, जैसे इवापोरेशन होता रहता है, वैसा नॉर्मल नहीं है भाई साहब, ये एबनॉर्मल लॉस है। ये हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, वैल्यू को भी इधर से बाहर निकाल दो, इधर से बाहर निकाल दो। ये आया मेरे एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू। अब मैं एक नोट लिखूंगा, इसके सामने क्लेम कितना मिला भाई, आंसर में जाओ, मुझे क्लेम कितना मिला, 5000 का मिला, 5000 का क्लेम मिला है मुझे। तो दोस्तों मैं देखता हूं, आपको आंसर समझाता हूं कैसे करना है, देखिए ध्यान से। आई होप 530 में से 26,500 आपका आंसर आया। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री, 26,500 के बाजू में लिख सकते हो, या तो इधर लिख दो नोट 1, ऐसा करके नोट नंबर 1 लिख दो, ठीक है, और नीचे नोट नंबर 1 लिखो, 26,500 एबनॉर्मल लॉस। उसकी जर्नल एंट्री बताता हूं मैं,
ये आपको लिखना है। देखो जैसे कि लॉस हो गया, जैसे ही रास्ते में लॉस हुआ मैंने सीधा इंश्योरेंस कंपनी को फोन कर दिया। इंश्योरेंस कंपनी, मेरे कंसाइनी ने मुझे बोला है कि रास्ते में ही कुछ गुड्स बिगड़ गए थे, मतलब कोई रेडियो एकदम खलास हो गए थे, तो मैंने सीधा इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करवा दिया। मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई कुछ नहीं, 5,000 खाली मिलेगा। लग गए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई, नुकसानी हो गई, बहुत बड़ी नुकसानी हुई है। 26,500 का मेरा रेडियो बिगड़ गया। फ्रेंड समझो, मेरे 250 रेडियो बिगड़ गए। 26,500 के रेडियो बन रहे थे टोटल वैल्यू, इतने के सामने मुझे 5,000 का ही क्लेम मिला। अब देखो मेरी इंश्योरेंस कंपनी मुझे सिर्फ 5,000 दे के बोल रही है टाटा बाय बाय। मेरे को क्या करना पड़े? एबनॉर्मल लॉस, इधर लिखो नोट नंबर 1। मैं एंट्री बता रहा हूं, मैं एंट्री लिख रहा हूं, आप लोग एंट्री लिखते जाइए। कितना क्लेम मिला, कितना क्लेम मिला या मिलेगा? इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड द क्लेम, तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अगर पे ना किया होता ना इंश्योरेंस कंपनी ने, खाली एक्सेप्ट किया होता, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी डेबिट लिखता। गुजराती वाला, वीमा कंपनी दावो मंजूर करे तो वीमा कंपनी खाते उधार, अने दावो पे करी दे तमने तो तमारे बैंक खातु उधार करवू पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर मिल गया है क्लेम, आ गया है पैसा, तो मैं लिखूंगा बैंक अकाउंट डेबिट 5,000, net abnormal loss, and net abnormal loss will be debit। इसको भी मैं डेबिट करूंगा, देखते जाइएगा। 5,000, दूसरा आएगा 21,500 टू दी कंसाइनमेंट। अरे ट्रेडिंग अकाउंट में जमा, ट्रेडिंग अकाउंट में से गुड्स चला गया, भले खो गया, जल गया, गया भाई गया, जाएगा, गोज आउट तो क्रेडिट। What credit? In the consignment. Because for me in this chapter trading and P&L is one. What is my trading P&L for this chapter? That is consignment. Friends, एक बात ध्यान रखनी है, ये रहा मेरा consignment 26,500. I hope you're getting the words. आप जरूर इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ज्यादा पता चलेगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन में और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ कि थोड़े थोड़े गुड्स बचते बचते उधर पहुंच गए थे, रास्ते में और कोई लॉस नहीं हुआ है, तो आपका जो बैलेंस गुड्स था वो था 4750 यूनिट्स, वो पहुंच गए मेरे कंसाइनी के पास। आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर होगा 5,03,500। ये हो गया था, चलो ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि कंसाइनी ने 20,000 का खर्चा किया है, हाँ उसके एफओसीसीडी, तो हमको क्या मान के चलने का, इतना गोडाउन में पहुंचा। कंसाइनी के खर्चों को ऐड करते हुए ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड एफओसीसीडी खर्चे, बाकी के नहीं। फ्रेंड्स ये हो गया। नॉर्मल लॉस कोई भी गोडाउन में नहीं है, लेकिन इन्होंने और बोला कि भाई साहब इसका जो 2% है, इसके 2% गुड्स और गोडाउन में बिगड़ गए, तो कहना इसे 95 रेडियो और बिगड़ गए। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे भाई 95 का? मैं सिंपल बताऊं, इतने से निकालोगे वैल्यू भाई। अगर 4750 की वैल्यू इतना, तो 95 का कितना? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जैसे ही लॉस हुआ गोडाउन में, मैंने वैल्यू ढूंढा कि गोडाउन में कितना पहुंचा था। भाई गोडाउन में जो पहुंचा था वो था 4750, अच्छा वाला गुड्स। जो निकलना था रास्ते में, मैंने रास्ते की वैल्यू से उसको निकाला। रास्ते तक उसकी वैल्यू 250 की अलग थी। फ्रेंड्स 95 गोडाउन में आने के बाद बिगड़ा, वो भी इस 20,000 का खर्चा होने के बाद बिगड़ गया वो। तो फ्रेंड्स बिगड़ गया मतलब खो गया, चोरी हो गया, जल गया। ये 95 की वैल्यू आपने समझा मैंने कैसे ढूंढा? इट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। गुजराती वाળાઓ चौकड़ी गुणाकार करियो। એટલે फ्रेंड्स ये अंडरलाइन जो मैंने की है, देखो ये वाली दोनों अंडरलाइन, आपको क्या करने का, अगर वैल्यू ढूंढनी है तो ऊपर वाली अंडरलाइन जो आती है उसके साथ उस वैल्यू को कंपेयर करके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। फ्रेंड ये जस्ट एक फालतू सा शॉर्टकट बताया मैंने, लेकिन आपको ये याद रखोगे तो थोड़ा सेट रहेगा दिमाग में। कंसेप्ट सीखो लेकिन एक शॉर्टकट रखो दिमाग में। दोस्तों ये भी वैल्यू माइनस हो जाएगी। बोलो कैसे माइनस होगा? कैसे माइनस होगा? नॉर्मल लॉस तो कुछ था नहीं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी ना दोस्तों।
तो फ्रेंड्स चलिए हम एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। कितना आएगा एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू? वो आएगा 10470। इसके सामने क्लेम मिला। कितना क्लेम मिला सर? देखो क्वेश्चन में जाओ, दूसरा क्लेम कौन सा है? 3500 का। ये दूसरे लॉस का क्लेम है सर। तो 10,470 10470 इतना गुड्स जल गया और सामने से मिला सिर्फ 3500। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला भाई इतना ही मिलेगा। अब एक काम करो, 10470 के सामने इधर आप लिखो नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, हम जाते हैं नोट नंबर 2 में दोस्तों। इन दी नोट नंबर 2 वी विल राइट डाउन एंड विल नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स। यही एंट्री आएगी। मेरे को इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया है, पैसा आ गया हाथ में भाई, पैसा मिल गया है, बैंक अकाउंट डेबिट। नेट एबनॉर्मल लॉस डेबिट, लिखते जाइए, नेट एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। आप नवकार स्पाइरल में, मैं वापिस बोल रहा हूं, नवकार स्पाइरल में आप देखोगे इसकी दो एंट्री अलग अलग की है। मैं सिंपल बोलता हूं, एक एंट्री में जाओ, मैंने कंबाइन एंट्री की है, दो एंट्री की। मैंने क्या सोचा, जो आया मेरा क्लेम, नहीं आया वो लॉस, और जो गया मेरा गुड्स वो कंसाइनमेंट में मेरी वैल्यू। फ्रेंड्स पहले वैल्यू लिखेंगे तो 10470 ये पता चला, इधर से पता चला कि क्लेम 35, तो ये तो डिफरेंस से आ गया ना एबनॉर्मल लॉस। अब कोई पूछेगा सर ये 21500 कहां से आया, मेरा दिमाग घूम रहा है भाई, पता नहीं चल रहा है मुझे। अरे सिंपल सोचो, 5000 क्वेश्चन में दिया है, 26500 तुमने ढूंढा, ना पता चले तो ये बैलेंसिंग फिगर है भाई, पता चलता है। तो फ्रेंड्स इधर हमारे लिए वही बैलेंसिंग फिगर 6970। आई होप इट इज क्लियर टू यू। 6970 ये हो गया एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। देखो भाई मैं आपको और जूम इन कर देता हूं, यहां पर आपको होप सो दिख रहा होगा। ये रहा मेरा एबनॉर्मल लॉस का, मैंने एंट्री कहां किया है, देखो मेरे क्लोजिंग स्टॉक के स्टेटमेंट के नीचे, मतलब आप नेक्स्ट पेज पे कर सकते हो। सो फ्रेंड्स अब देखिए यहां पर मेरा बचा हुआ अच्छा वाला गुड्स जो था 4655 था, और जो बची हुई वैल्यू थी वो थी 513030। अब कोई पूछेंगे सर पता नहीं चला 513 कहां से आया। अरे भाई साहब 523,500 में से 10470 माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो आपको यही मिलेगा ना। आई होप आप लोग शांति से समझ पा रहे हैं कैसे आंसर आ रहा है। ये मैंने माइनस किया है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। दोस्तों कितने यूनिट्स बेच दिए थे, तो हमको ये बोला था 80% वर्थ सोल्ड। 4655 का 80% सोल्ड था, तो 3724 हैज बीन सोल्ड। सोल्ड यूनिट्स माइनस कर देने के 931 क्लोजिंग स्टॉक। कैसे ढूंढ पाओगे भाई साहब? भाई साहब 931 का कैसे ढूंढ पाओगे वैल्यू? बहुत इजी है। 4655 का इतना तो 913 का कितना। आप ध्यान रखिएगा कि मैं जहां क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं वो वैल्यू आपने ढूंढी है। मेरा आंसर 1,02,606 जितना आएगा। एंड दोस्तों अब इसमें मुझे कोई वैल्यू रिडक्शन कुछ नहीं है, मेरा फाइनल आंसर भी उतना ही है 1,02,606। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइज। आपको ये पूरा पता चल रहा है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को कहां से कहां लेकर जा रहा हूं। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। हमारा एबनॉर्मल लॉस का ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट होता है। देख लिए हमने दोनों जगह पर लॉस ढूंढा। एक लॉस था रास्ते में, मैं आपको और गाइड कर देता हूं दोस्तों, डोंट वरी। ये रास्ते में बिगड़ा हुआ एबनॉर्मल लॉस था। ये पूरा के पूरा रेडियो जल के खाक हो गए, बिगड़ गए, समझ लो चोरी हो गए। मैंने उसकी वैल्यू ढूंढी, फिर मैंने क्या किया, उसका क्लेम कंपेयर किया। नोट 1 में जाइए, मैंने देखा भाई 26,500 मैंने वैल्यू ढूंढा, कंसाइनमेंट में से बाहर निकालो, गुड्स चला गया। 5,000 का क्लेम मिला बैंक डेबिट, ना मिला होता इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। 5,000 क्वेश्चन में दिया है इसलिए किया मैंने। फिर मैंने देखा कितना नेट लॉस है, नेट लॉस है 21,500। कंपेयर टू दैट फ्रेंड्स 95 जो गोडाउन में बिगड़ा। गोडाउन में ये वाला जो स्टॉक लॉस हुआ उसकी वैल्यू देखो अलग है फ्रेंड्स। मैंने देखा उसके सामने मुझे 3500 का क्लेम मिला। आई होप ये दोनों जर्नल एंट्री आपको पूरा दिमाग में सेट है एंड यू आर एबल टू
कंसीडर इट बेटर। ये एरो और ये क्वेश्चन मार्क, प्लीज ये सभी डिट्टो कॉपी मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे करिए। साष्टांग प्रणाम आप सभी को, प्लीज ये जरूर लिखिएगा ऐसे के ऐसे। शायद अभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से कैलसी पे 2 सेकंड में आंसर ले लोगे, आप बोलोगे क्यों करना है, लेकिन एग्जाम के अगले दिन माइंड ब्लॉक होगा, बहुत प्रेशर होगा। ये सब चीजें छोटी मोटी लगती है, लेकिन ये उस टाइम भूल गए तो गए काम से। ये स्टेटमेंट आप सभी ने लिख लिया होगा, आई होप सो। मैं स्टेटमेंट को इस तरफ आपके लिए और जूम कर देता हूं। ये रहा स्टेटमेंट, मेरे पास जितनी स्क्रीन अवेलेबल है मैं उस तरह से लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये मैंने स्टेटमेंट पूरा इस तरह से लिखा है, ध्यान रखिएगा। अमाउंट्स को मैं कैसे लिख रहा हूं, आराम से सोच समझ के। यू ऑल्सो नीड टू डू द सेम। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस ऑल। फ्रेंड्स, ये वैल्यूज कैसे आएगी ध्यान रखना। मैंने क्वेश्चन जैसे जैसे आया मैंने एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक के स्टेटमेंट के अंदर। एक जर्नी है, एक गुड्स की जर्नी है, आप समझो सिंपल। पहले मैं अहमदाबाद में था, अहमदाबाद से गया मुंबई, मुंबई में खर्चा बर्चा कंसाइनी ने किया, मुंबई में भी जो बिगड़ना था बिगड़ गया, लास्ट में अच्छे वाले गुड्स बच गए, उसमें से जो बेचा वो निकाला, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल बात है ना, ये प्रोसेस होगा ना, ऐसा ही तो होगा कि भाई प्रिंसिपल अहमदाबाद से गुड्स को पहुंचाएगा उसके पास, कंसाइनी के पास, और फिर कंसाइनी बेचेगा। दोस्तों ये लॉजिक याद रखोगे तो ये सीक्वेंस आपको रट्टा नहीं माननी पड़ेगी, ये सीक्वेंस आप अपने आप लिख पाओगे। अहमदाबाद के टेम्पो खड़ा है, अहमदाबाद के गेट पे टेम्पो रेडी, जीएसओसी। टेम्पो को भाड़ा दिया, कंसाइनर ने खर्चा किया। टेम्पो रास्ते में था, रास्ते में 3 नुकसान हो सकते हैं, एबनॉर्मल, नॉर्मल, स्टिल इन ट्रांजिट। ये 3 नुकसान जो होने थे निकल गए, अच्छे अच्छे गुड्स पर पहुंच गए मुंबई। कंसाइनी ने ट्रांसपोर्टेशन का उसको जुहू तक, उसके गोडाउन तक लाने का खर्चा किया। फिर गोडाउन में गुड्स आया, गोडाउन में भी 2 नुकसान हो सकते हैं, वो निकाल दो पहले, नुकसान पहले निकाल दो। फ्रेंड्स, आप लोग है ना 11-12 स्टैंडर्ड में अगर आपको थियरी आपके स्कूल में स्किप नहीं करवाया तो आप शायद ऐसा थियरी में पढ़े होंगे कि दैट इज वन कंसेप्ट कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। हमको फ्यूचर के लॉस पहले रिकॉर्ड कर लेने ही चाहिए। गुजराती में रूढ़िचुस्तानो सिद्धांत એટલે નામાના સિદ્ધાંતો નામનું ચેપ્ટર તમને ભણાવ્યું હોય તો તમને યાદ હશે। मीन्स ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली लॉस पहले हम निकाल दे रहे हैं। अच्छे अच्छे गुड्स बचे, उसमें से हमने कुछ बेच दिया, जो बेच दिया उसको सेल्स अलग से देखेंगे, तो जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक। ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से अप्लाई करेंगे। आई होप यू गॉट टू अंडरस्टैंड दिस। फ्रेंड्स, नाउ ऑनवर्ड्स वी आर टेकिंग अवर स्टेप टूवर्ड्स फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। और चलो अभी मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन सिखा देता हूं। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में अगर हम आगे बढ़े तो देयर इज वन क्वेश्चन इन स्पाइरल। हमको नौकार स्पाइरल में ये क्वेश्चन दिया होगा। कहां पर है क्वेश्चन मैं बता देता हूं आपको। ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम में एक बार मतलब ICAI ने खुद ने पूछा हुआ है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा दूं कहां पर है। यस दोस्तों, आ जाइए होमवर्क 2 के प्रश्न क्रमांक 5 पर। होमवर्क 2 के प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाइए आप लोग। बुक अपना ओपन रखिए, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा। मेरे को इसमें आपको सिखाना है एबनॉर्मल लॉस का वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू। मैं ये 2 आंसर अभी ही करवा देता हूं। कंसाइनमेंट ये क्वेश्चन आते आते आप बाद में पढ़ लेंगे। आपको पेज नंबर 226, पेज नंबर 226 सुनते जाइए। 226 पे प्रश्न क्रमांक 5, राज ऑफ ग्वालियर। राज ऑफ ग्वालियर ये प्रश्न मिल गया आपको। दिमाग शांत करते हुए, प्रश्न को बाजू में रखते हुए, बुक ओपन रखिए, अपने नोट पेन को ओपन रखिए, वीडियो को चलाइए, आंसर समझिए। मैं कुछ नया आपको बताने जा रहा हूं। एक कंसेप्ट इसमें यह है कि मान लो सर रास्ते में एबनॉर्मल और नॉर्मल दोनों लॉस हुए तो क्या करेंगे। बुद्धि पता है कैसे हो सकता है। मान लो सफरजन, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एप्पल्स, ओके। सो एप्पल्स आ रहे थे कश्मीर से फ्रॉम दी तमिलनाडु। इन बिटवीन हुआ क्या कि देखो एप्पल की बात है तो थोड़ा बहुत सनलाइट की वजह से बिगड़ गया, चलो नॉर्मल लॉस, थोड़ा बिगड़ गया, वो पता चला सनलाइट से बिगड़ गया। लेकिन एप्पल में चोरी हुआ,
और जो टेम्पो वाला था, मान लो बहुत जो गड्ढे होते उसमें से गाड़ी को बहुत ऐसे कुदा कुदा के चला रहा था, तो प्रॉब्लम ये हो गया, एक दो डब्बे भाई गायब है। मैंने इंश्योरेंस क्लेम लेकर रखा था, नहीं भी लिया हो वांदा नहीं, मेरा एबनॉर्मल लॉस है भाई। वो टेम्पो वाले की गाड़ी की वजह से लॉस हो तो एबनॉर्मल है भाई, वो थोड़ी कोई नेचुरल लॉस है, भगवान थोड़ी वो लॉस करेंगे हमारा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैं चाहूं तो टेम्पो और ट्रांसपोर्ट कंपनी वाले से भी मैं क्लेम वसूल कर सकता हूं एज अ कंसाइनर। ज्यादातर तो इंश्योरेंस कंपनी दे देता है, ना हो तो उससे वसूल करने का, या तो अगर कंसाइनी की गलती है तो कंसाइनी से वसूल करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस कंसेप्ट आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन क्या है सर, देखिए मैं बता दूं आपको, पास्ट पेपर नवंबर 18 का क्वेश्चन है। मतलब कि फ्रेंड्स बहुत बढ़िया आपके लिए, नवंबर 18 के इंस्टीट्यूट के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया है। सो दोस्तों हम इसे डिस्कस करते हैं, पूरा हम आंसर गिनेंगे। आप क्या लिखेंगे अपने नोटबुक में, रुक जाइए, मैं जो बोलूं नोटबुक में प्लीज वैसे ही लिखेंगे, प्लीज वैसे ही लिखेंगे। चलो नोटबुक में कैसे लिखना है, नए पेज पर आ जाओ, नए पेज में मैं बता रहा हूं वैसे लिखो, नए पेज पर लिखो। पहले तो अपना जो मार्जिन होता है, जैसे कि ये मार्जिन है मेरा, देखिए ये मेरा मार्जिन है, ये रहा इधर, ओके फ्रेंड्स ये मार्जिन है इधर। सो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर लिखूंगा अच्छी रीत से, मैं अभी इधर डिक्टेशन करूंगा, दैट इट इज दी होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5। कौन से पेज पर है ये, पेज नंबर 226। स्पाइरल ऐसा लिखो, स्पाइरल मतलब नौकर स्पाइरल। ये रेफरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना, ये रेफरेंस देना जरूरी है। वेरी गुड क्वेश्चन इट इज, पेज 226 स्पाइरल, ये मेरा क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन में मुझे लास्ट लाइन पहले पढ़ने का। फ्रेंड्स सुनिए शांति से, कोई भी प्रश्न होगा सबसे पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ूं, लास्ट लाइन के बाद पहली 2 लाइन पढ़ूंगा, पहले 2 लास्ट लाइन है फिर पहली 2 लाइन है, वो दोनों पढ़ने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि कैसे क्या स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइन, क्वेश्चन की पहली 2 लाइन, और बाद में पूरे क्वेश्चन को एक एक रीड करते हुए एंट्री करनी है। मैं अभी सिर्फ 2 पोर्शन आपको करवाऊंगा। चलो क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन में आ जाइए। मैं ऑन द स्क्रीन आपको बता रहा हूं, राज ऑफ ग्वालियर वाला ये प्रश्न है। इन दिस क्वेश्चन एज यू कैन सी, हमें एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट भी ढूंढना है, वैल्यू ढूंढना है, मेरे को क्लोजिंग स्टॉक भी ढूंढना है। हाँ सर कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा है, सर ये सब क्या करोगे सर, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, वो देखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको पूरा अकाउंट कैसे बनेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। पहले स्टॉक ढूंढो, पहले एबनॉर्मल लॉस के लिए कुछ समझा करो। चलिए क्वेश्चन, एक बात पता चली, क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट ड्रॉ कर दो, पूरा स्टेटमेंट ड्रॉ कर दो, पूरा के पूरा स्टेटमेंट। चलो मैं बताता हूं कैसे होगा दोस्तों, आ जाओ फटाफट चलो। क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट इधर लिख दो, क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट। सर एबनॉर्मल लॉस के लिए क्या करें, मैं नोट बना दूंगा आपको, नोट बनवा दूंगा, टेंशन मत लो। क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है, हम क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट पूरा कैसे लिखते हैं। हम स्टेटमेंट को पूरा लिखेंगे, हम कुछ ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिए, यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस, रुपी, वैल्यू। एक विलन आने वाला है, एक विलन आएगा, इनवॉइस प्राइस नाम का एक विलन आएगा, बिल वैल्यू बोलेंगे उसको। वो जब आएगा मैं आपको तब समझाऊंगा कि इससे क्या होगा, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाएंगे, कोई बात नहीं, एक चीज चेंज होगी, तो टेंशन नहीं लो, एक चीज चेंज हो जाएगी। ये देखो आप सीखे हुए हो भाई, अभी मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत ना पड़े, पूरा के पूरा क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट। पहले चलो याद करो, GSOC टेम्पो खड़ा है, कंसाइनर का एक्सपेंस, कंसाइनर का एक्सपेंस। सर कौन कंसाइनर है, कौन कंसाइनी है, अरे बता रहा हूं, प्रश्न पढ़ूंगा मैं, रुको। पहले है ना क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट पूरा ड्रॉ कर लो, स्टेटमेंट को पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, क्योंकि गुड्स है ना, एक जगह से दूसरी जगह गया है तो ढूंढना तो पड़ेगा ना सब कुछ। चलिए दोस्तों, देन बैलेंस ऑन द वे है, ये रुकिए, ये ऑन द वे है, इतना मेरा ऑन द वे का मेरा वैल्यू था। ऑन द वे में 2 लॉस हो सकते हैं,
अब देखो मैं एबनॉर्मल लॉस को पहले लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूं, हाँ चले, नॉर्मल लॉस को पहले लिखूं, चले, माइनस नॉर्मल लॉस। रास्ते में जो जो लॉस हो सकते हैं तीनों को एक साथ लिखो। मान लो गुड्स रास्ते में ही रह गया, ये आएगा, ये भी सीखने को मिलेगा, ये भी सब बताऊंगा मैं क्या करना है उसका। ये हो गया फ्रेंड्स, स्टॉक आ गया, स्टिल इन ट्रांजिट आ गया। बचते बचते गुड्स मेरे एजेंट के पास पहुंच गया होगा। मेरे एजेंट का खर्चा मेरे को ऐड करना है। मेरे एजेंट ने जो खर्चा किया वो मैं दिखा देता हूं आपको। वो मेरे कंसाइनी का एक्सपेंस, कौन से वाला, FOCCD कंसाइनी में दूसरे खर्चे ऐड नहीं करने के, ये 5 लिखे हो तो ये ही ऐड करने का, बाकी नहीं करने का ऐड। फिर गोडाउन में गुड्स आ गया है, गोडाउन में गुड्स आ गया है, ध्यान से, गोडाउन में ये गुड्स आ गया। इसके बाद गोडाउन में 2 प्रकार के लॉस है। मान लो मेरे को नॉर्मल लॉस पहले इस बार पहले लिखना है, हाँ भाई लिख लो, कोई बात नहीं। ये देखिए मैं किस तरह से इसे लिख रहा हूं, एबनॉर्मल लॉस है। फिर फ्रेंड्स आपको पता है जो बच गया वो मेरे अच्छे वाले गुड्स होंगे। अच्छे वाले गुड्स बचेंगे, उसमें से मैंने जो बेच दिए वो माइनस करो। इतने यूनिट्स मैंने बेच दिए होंगे। आपके पास पेंसिल और स्केल दोनों है, आप अच्छी से उसे यूज करिए। मैं ऐसे ही लिख पाऊंगा, आपको अपने आप प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो मेरा जो स्टॉक बचा वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। इस क्लोजिंग स्टॉक को मैं कैसे लिखूंगा देख लीजिए ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक है, इसमें से मैं परसेंटेज वैल्यू रिडक्शन, ये बोला होगा तो माइनस करना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मार्केट में थोड़ी कम हो गई है, ऐसा बोला हो तो उसके बाद फाइनल स्टॉक वैल्यू, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये हमने लिख लिया है। अब शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, राज ऑफ ग्वालियर कंसाइंड, राज ने कंसाइन किए मतलब सेंड किए। भाई सेंड कौन करता है गुड्स को? ओनर, कंसाइनर, राज कंसाइनर है। क्वेश्चन में ना पता चले तो अपने आंसर में लिख लो राज कंसाइनर है। मैं काम करता हूं आपको लिख ही देता हूं तो आपको कोई डाउट ही ना रहे। लिख लीजिए, इधर 2 लाइन होगी, आपने अच्छी से रखी होगी। तो राज कंसाइनर है, उसने गुड्स सेंड किए, वो ग्वालियर में रहता है, MP के ग्वालियर में रहता है। और भाई जो सिराज है वो एजेंट है उसका, कंसाइनी। दूसरे व्यक्ति का नाम देखो एक बार, मिल जाएगा प्रश्न में। देखो सिराज एजेंट है, हाँ। कितना भेजा उसने, क्या भेजा है पता है? घी सेंड किया है। सो फ्रेंड्स उसने 15,000 किलो घी सेंड किया, 31 kg का। अरे ये केजी, ये 31 kg का, तो पूरे गुड्स की वैल्यू 4.5 लाख हुई। बता रहा हूं कैसे। अरे शांति रखो, आ गया ना 4.5 लाख। पहले रुको, एक लाइन खत्म हुई, पता है क्यों? देखो इधर डॉट आया, इधर डॉट आया। भाई मेरा पेंसिल जहां पर है ध्यान से देखो, पेंसिल, इधर डॉट आया। मैंने क्या किया? रुक गया। यस फ्रेंड्स, आई विल स्टॉप। पहले इसको समझ लो भाई, GSOC है। ये क्या है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है। रुको आगे मत बढ़ो। मेरा क्वेश्चन पढ़ने का रूल नंबर 2 बता देता हूं। पहले तो लास्ट लाइन पढ़ो, ऊपर की 2 लाइन पढ़ो। हर एक लाइन ऊपर से जब पढ़ना शुरू करो, जैसे ही डॉट आए, जैसे ही वर्ड आएगा, एंड आएगा, डॉट आएगा, एंड वर्ड आएगा, कॉमा वर्ड आएगा, रुक जाने का, रुक जाने का। और उसके बाद उसको हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स चलिए, आपने समझ लिया है इतना, तो डॉट आया था इसलिए रुक गया। पहले उसको खत्म करो। क्या एंट्री है समझ लीजिएगा। यहां पर आएगा 15,000 का, 30 का कॉस्ट आएगा, 4,50,000 का ये आ गया। अरे भाई आप लोगों को पता चल रहा है, आई होप सो क्लियर है। चलो फिर, हमारे भाई साहब ने खर्चा किया, कंसाइनर ने क्या लिखा है देखो तो, ही स्पेंट। ही मतलब कौन पता है?
पिछले वाक्य में जिसका नाम आगे हो तो राज है। राज भाई ने 5 पर केजी का इंश्योरेंस फ्रेट का खर्चा किया। भाई कंसाइनर ने खर्चा किया। कंसाइनर कुछ भी खर्चा करे, ऐड करो क्लोजिंग स्टॉक में। सर कितना है? 5 रुपया। पता है उसने क्या किया? 15,000 पे 5 रुपए, सो उसने 75,000 खर्चा किया। 75,000, 15,000 इंटू 5, तो अब कितना हो गया वैल्यू? 5,25,000। और हाँ, थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिएगा, यहां पे 15,000 आएगा भाई साहब, गुड्स है ना, वहीं के वहीं है, यूनिट्स में कोई फेयर नहीं होता है। ये तो खाली कैलकुलेशन कंसाइनी का एक्सपेंस का किया मैंने। लोग क्या करते, गलती से इधर 15 + 15 कर देते, 30,000 गुड्स लिख देते। बोलो गुड्स कहां से बढ़ गए भाई? 15,000 ही भेजे हैं। 15,000 किलो घी भेजा था, अब क्या हुआ? देखो आगे बढ़ो, क्वेश्चन में आगे बढ़ो। ऑन द वे, रास्ते में क्या हुआ? 100 kg घी लॉस्ट ड्यू टू लीकेज, ब्रैकेट पढ़ने का। हाँ, अभी डॉट नहीं आया, एंड नहीं आया, कॉमा नहीं आया। डॉट, एंड और कॉमा आए तो रुकने का। अभी पढ़ो, विच इज ट्रीटेड एज नॉर्मल। एंड आया, रुको, एंड आया, रुक जाओ। पहले तो ये 100 का क्या करूं? रास्ते में नॉर्मल लॉस। भाई वापस से बोलू, रास्ते में नॉर्मल लॉस हुआ। जाओ ऑन द वे, आंसर में जाओ। नॉर्मल लॉस हुआ दोस्तों, तो 100 ऐसे माइनस करने का। हाँ सर, यूनिट भूल जानेंगे, भगवान के नाम पे धन्यवाद। निकल गए भाई, चले गए, स्वाहा। चलो भाई, कुछ करने का, डेबिट क्रेडिट करूं? कुछ नहीं करने का। नॉर्मल लॉस है, नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं है। आई होप थोड़ी बहुत अच्छी से चाय पीते हुए, कॉफी पीते हुए आप पढ़ रहे हो तो दिमाग खुला हुआ होगा। नॉर्मल है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट लाइन पढ़ता हूं। एंड आया था, एंड के बाद का पढ़ रहा हूं मैं। एंड के बाद क्या लिखा है? 400 kg, मेरी भाई कर्सर जहां जा रहा है वहां पे देखते जाओ। 400 kg का घी डिस्ट्रॉय हो गया था ट्रांजिट में। सर इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कहीं पे लिखा नहीं है। यस 9,000 वॉज डायरेक्टली पेड टू द कंसाइनर बाय द इंश्योरेंस कंपनी। पेड, रुको, 400 kg डिस्ट्रॉय। सर घी का जल जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना, अरे नॉर्मल है ना, ऐसे नहीं होता भाई साहब। ये डिस्ट्रॉय इज एबनॉर्मल। सर रास्ते में, हाँ रास्ते में हुआ ऐसा। अब क्या करें दोस्तों? ये 400 kg के लिए कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम पे भी किया हमें। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम को पे किया 9,000 रुपया ओनली। पर वैल्यू कितनी है भाई? कितने का था? 400 kg की कीमत क्या थी? ढूंढनी है। देखो कैसे, आ जाओ ऑन द वे, आंसर में। क्लोजिंग स्टॉक इस स्टेटमेंट में हम ऐसे माइनस करेंगे और इसकी वैल्यू ढूंढेंगे। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू, हमारा आंसर नंबर 1 आ गया। वो लास्ट लाइन में पहले क्या पूछा है? एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू पूछी है। आई होप इट इज क्लियर। इधर देखो भाई, इसकी वैल्यू दोस्तों, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? होप सो आपको ये वैल्यू मिल रहा है समथिंग अराउंड 14,000। ये वैल्यू था। अब इसका नोट लिखो, इसका नोट नंबर 1 लिखो। ऐसे लिखो, नोट 1। क्लोजिंग स्टॉक के बाद जहां आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद जाओ, इधर लिखो एब नॉर्मल लॉस नोट 1 वैल्यू इज इक्वल्स टू 14,000। क्या आया? क्लेम कितना आया भाई? क्लेम बोलो। आपको क्लेम मिला सिर्फ 9,000। तो मेरी जर्नल एंट्री और पे हो गया, क्लेम पेड है, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है भाई। तो देखना ध्यान से, बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 टू दी कंसाइनमेंट। एक डिफरेंस आया, नेट एबनॉर्मल लॉस।
5,000 का नेट लॉस हुआ। आई होप ये आप लिखते जा रहे हो। नेट एबनॉर्मल लॉस विल बी डेबिट 5,000 टू कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट 14,000। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लैरिटी है कि ये मैं कैसे क्या लिख रहा हूं। एबनॉर्मल लॉस है, बैंक अकाउंट में मेरे को पैसा आ गया है। आप हो सके तो बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे से अपने आंसर को वेरीफाई करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मैंने ये आंसर आपको ड्रॉ करवा दिया, ये मैंने बता दिया कैसे ये वर्क करता है। आई होप इट इज वर्किंग फ्रेंड्स वेरी नाइसली। यू गाइज आर टेकिंग, यू आर एबल टू गेट इनटू दिस फ्रेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग इनटू दिस। ठीक है, पूरा पूरा पता चला आपको आंसर। अभी रुकिए, अभी हम क्वेश्चन में और आगे बढ़े। फिर क्या हुआ देखो, क्वेश्चन को पढ़ो फिर कुछ करो स्टेटमेंट के अंदर। देखो क्या बोला क्वेश्चन, अब बोल रहा है सीराज ने 7,500 kg बेचे। ठीक है, काम करो, बेचते तो क्या करते पता है, हम स्टेटमेंट में जाके हम सोल्ड यूनिट्स को माइनस कर देते हैं। हम सोल्ड यूनिट्स को स्टेटमेंट में जाके उड़ा देते हैं। लो ये लिख दिया, बाकी कुछ नहीं करते। मैंने क्या किया, सोल्ड यूनिट्स को अभी माइनस करके रख दिया है। कुछ करो मत, बाकी अभी कुछ भी मत करो। ये लिख लो, सीराज ने 33,000 एडवर्टीजमेंट रिकरिंग एक्सपेंस किया। एक मिनट, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करूं, एडवर्टीजमेंट है, क्या ये FOCCD में आएगा? नहीं आएगा सर, नहीं, ऐड मत करो। दोस्तों मेरा क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गया। मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ढूंढनी है। अब 33,000 सीराज ने खर्चा किया है, इधर क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आएगा। हां सर, जर्नल एंट्री लिखेंगे, वो सिखाऊंगा अभी। तो दोस्तों यहां पर आई होप इट इज क्लियर टू यू दैट कोई भी अब लॉस वॉस कुछ पता नहीं है, पूरा स्टेटमेंट खत्म करते जाओ। सो आपको आंसर मिलता जाएगा 14,500, 5,11,000 इधर आएगा। कंसाइनी का कोई खर्चा है नहीं जो ऐड करने लायक हो। ऐड करने लायक नहीं है भाई, एडवर्टीजमेंट का खर्चा ऐड करने लायक नहीं है। 5,11,000। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में दिया है, नहीं है, कुछ नहीं हुआ गोडाउन में लॉस, तो मजे करो। 14,500 यूनिट्स, 5,11,000 वापस नीचे आया। 7,500 बेच दिया, कुछ नहीं करने का, उसको बेच दिया, उसको बाजू में निकाल दो अभी। अब कितना गुड्स बचा पता है? 7,000 का। 14,500 का इतना, 7,000 का कितना, इसकी वैल्यू मिल गई भाई आपको। ध्यान रखिए, 7,511, 5,11,000 डिवाइडेड बाय 14,500, दैट इज 2,46,690। अरे पॉइंट में आ रहा होगा 89.65, 89.65 है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया। ये कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, मेरा फाइनल आंसर भी वही है। 7,000 है स्टॉक और उसकी कीमत आ रही है 2,46,690। फ्रेंड्स शायद आंसर इधर नहीं, वैसे लिखा नहीं है। यू कैन वेरीफाई ऑन दी ICAI वेबसाइट, देख लीजिएगा, आपको पता चल गया होगा आंसर कैसे आया है। फ्रेंड्स आई होप सो हमने पहला प्रश्न एक और अच्छा कंप्लीट किया। मैं इस तरीके से ही और काफी सारे क्वेश्चन क्लोजिंग स्टॉक को आपको और आगे पढ़ाता जाऊंगा। आपको इसी वे में इसे पढ़ते जाना है, समझते जाना है। आई होप यू आर गेटिंग माई वर्ड्स। थैंक यू टू लिसन सो नाइसली। हम इस सेशन को यहां तक रखते हैं, और एक सेशन आई विल कंटिन्यू फॉर दी कमीशन कैलकुलेशन। हम अकाउंटिंग सीखेंगे, हम जर्नल एंट्री सीखेंगे कंसाइनर के लिए। सो टिल देन स्टे फोकस विद अस, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। आप सभी को हमने लास्ट सेशन में ये होमवर्क 2 का क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व किया। फ्रेंड्स मैं आप सभी को इसका जो आंसर है वो पूरा एक स्टेटमेंट हमने ड्रॉ किया था। मैं आपको पूरा के पूरा ये स्टेटमेंट इधर धीरे से ड्रैग कर रहा हूं। आप सभी इसको आराम से अंडरस्टैंड करते जाइए एंड आपने ये आंसर ढूंढ लिया होगा। तो दोस्तों अब आज हम ये कंसेप्ट अब और आगे बढ़ाते हैं। हम सीखेंगे, हमने क्लोजिंग स्टॉक का बहुत कुछ नया नया पार्ट सीखा। हमने सीखा गुड्स रास्ते में होता है तो क्या लॉस है, गोडाउन में क्या लॉस है, सब कुछ सीख लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, हम सीखेंगे अभी कंसाइनमेंट अकाउंट्स के जर्नल एंट्रीज को इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर।
जो जर्नल एंट्रीज होती है हम वो सभी सीखेंगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आप सभी को ये जर्नल एंट्रीज जो है उसके बारे में कुछ सिखा देता हूं। फ्रेंड्स ये जर्नल एंट्रीज के लिए आप नए पेज पर, एक नए पेज पर, नवा पेज ऊपर आप सभी लोग हेडिंग देंगे। मैं सभी जर्नल एंट्रीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं, हम हमारे नवकार स्पाइरल में से एंट्रीज को सीखेंगे। दोस्तों उसके अंदर कुछ नया भी है कंसेप्ट, एक कुछ इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट है, वो मैं आपको बता दूं। पहले आप ये देख लीजिए जर्नल एंट्रीज, ये हेडिंग दे दीजिए नए पेज पर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। दोस्तों कंसाइनर मतलब हम प्रिंसिपल की तरह सोचेंगे, ओनर की तरह सोचेंगे। मैंने एजेंट को अपॉइंट किया है, वो मेरे बिहाफ पे कुछ काम करेगा। जर्नल एंट्रीज आपको नवकार स्पाइरल के कुछ एक पेज नंबर के ऊपर मिलेगी। मैं आपको पेज नंबर के ऊपर ले जा रहा हूं, प्लीज बी केयरफुल। शुरुआत में, इस चैप्टर की शुरुआत में आपको जर्नल एंट्रीज मिल जाएगी। दोस्तों कृपया करके ध्यान दीजिएगा, वी आर इनटू दी बुक्स ऑफ कंसाइनर। यस दोस्तों ये रहा अकाउंटिंग फॉर कंसाइनर, आपको मिलेगा 212 ये वाला पेज नंबर है 212। इसमें आपको ये मिलेगा जर्नल एंट्रीज। मैं एक एक जर्नल एंट्रीज को कंसेप्ट बताता जाऊंगा आपको। वो जर्नल एंट्रीज में क्या, जर्नल एंट्रीज में कैसे हम डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें पेंसिल लेकर बैठिए। मैं वापिस बोल रहा हूं, पेंसिल लेकर बैठिए, पेन नहीं। मैं यहां पर कुछ लिखवाऊंगा, उस चीजों को उस जर्नल एंट्री के साथ साथ आप लिखेंगे। मैं नोट्स भी बनाऊंगा। जिस जर्नल एंट्री के लिए आपको नोट जरूर लगे, आप नोट दे देना और उसे लिख लेना। अपनी नोट में क्या लिखना है अभी सुनो, अभी सुनो। इधर लिख दो, इधर आराम से लिख दो पेज नंबर 212 ऑफ नवकार स्पाइरल। एनएस मतलब नवकार स्पाइरल। या तो स्पाइरल लिख दो भाई, हम आपको स्पाइरल जो नवकार बुक है, नवकार की बुक लिख दो, ऐसा लिख दो। मैंने रेफरेंस क्या दे दिया, मैंने रेफरेंस दे दिया भाई ये जर्नल एंट्री कौन से पेज पर है, 212 पर। लेकिन रुको, कुछ कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, कुछ कुछ नोट्स आएगी, वो आप इधर जरूर लिखोगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनर हम जर्नल एंट्री को समझने की शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं टोटल 14 जर्नल एंट्रीज होती है, टोटल 14 जर्नल एंट्रीज है कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन से व्यवहार, कौन सी चीजें वो करता है, उसके रिलेटेड ये 14 जर्नल एंट्रीज, अलग अलग ट्रांजैक्शन है। टेंशन नहीं लीजिएगा कैसे क्या आएगा एंट्री, हम देखते जाएंगे। पर बता दूं वापिस से, हम 2 अकाउंट बनाते हैं। कंसाइनर के लिए 2 अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक है कंसाइनमेंट, दूसरा कंसाइनी का अकाउंट। 2 अकाउंट वो प्रिपेयर करता है। जर्नल एंट्री सबसे पहले, चलिए याद करिए, गुड्स टेम्पो में रखा, गुड्स टेम्पो में रखा, यस। मैं कंसाइनर, मैं एजेंट, सॉरी मैं ओनर। देखो मेरी फैक्ट्री ये रही, बड़ी अच्छी सी फैक्ट्री, ऐसे शेड वेड बनाया है बहुत अच्छा से, ऐसे जो भी है भाई। मुझे ज्यादा ड्राइंग्स नहीं आती आपकी तरह, रुक जाइए भाई। ये फैक्ट्री सिंपल सादा सा फैक्ट्री, मेरे फैक्ट्री का गेट, इधर टेम्पो खड़ा है, ओके। ये मेरा टेम्पो है भाई, गाड़ी, मेरे को इतना ही बनाना आता है भाई। तो देख लीजिए, मैंने मेरे गुड्स को मेरी फैक्ट्री से बाहर निकाल के टेम्पो में रखा भाई। ये गुड्स को अनलोड कर दिया, इधर लोडिंग कर दिया है, गुड्स को लोड कर दिया है। दोस्तों ये गुड्स को मैंने जैसे अंदर रखा, अब मेरी एंट्री क्या होगी समझ लेना ध्यान से। मेरे गुड्स कंसाइनमेंट, इसको मैं बोलता हूं मेरा कंसाइनमेंट स्टार्ट हुआ। मैं पहली जर्नल एंट्री समझा दूं, ये कंसाइनमेंट स्टार्ट हुआ। कंसाइनमेंट में गुड्स आया लेकिन फैक्ट्री से बाहर गया। अब ध्यान से समझिएगा, जर्नल एंट्री आ जाइए भाई उधर 212 पर, देखिए ध्यान से। इन द बुक्स ऑफ द कंसाइनर, पहली जर्नल एंट्री, व्हेन द गुड्स आर कंसाइन्ड, डिस्पैच, जब हमने टेम्पो में रखा। जर्नल एंट्री क्या है देखो ध्यान से, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, टेम्पो में आया डेबिट,
गुड्स गया कहां से पता है? फैक्ट्री से बाहर गया. गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दोस्तों ये हमारा पहला जर्नल एंट्री है. जो राज वाला क्वेश्चन है उसको एक काम करिएगा, इसको खत्म करने के बाद आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि राज वाला क्वेश्चन जो अभी हमने किया पिछले ही सेशन में, उसको आप जर्नल एंट्री लिखो. राज की बुक्स के अंदर आप जर्नल एंट्री लिखो. એટલે ગુજરાતી વાળા તમારે એ જે છેલ્લે પ્રશ્ન કરાવ્યો એમાં રાજની બુક્સમાં રાજના ચોપડે તમારે આમ નોંધ લખવાની છે. आई होप इट इज क्लियर टू यू. दोस्तों ये आया गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट. ध्यान रखिएगा ये गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का पहला एंट्री हो गया. इसमें अमाउंट क्या लिखेंगे सर? देखो हमारा क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट याद करो क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट. यस यस दोस्तों ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट वो हमने पहले जो लिखा था. मान लो 5000 गुड्स सेंड किए, 100 रुपए का एक गुड्स, तो 5000 इंटू 100, 5000 इंटू 100. आई होप सो इट इज क्लियर. दोस्तों इधर आप लिखेंगे नोट नंबर 1, इधर आप लिखेंगे नोट नंबर 1. चलिए नोट 1 कहां पे लिखेंगे? हमारी बुक्स में आ जाओ. चलो बुक्स में आ जाओ, अपने खुद की नोट्स बनाओ. चलो नोट्स में आ जाओ. देखो मैं इधर आपको समझा देता हूं. ये नहीं लिख रहा है भाई, ये सब हो गया, ये समझने के लिए खाली था. अब लिखो नोट 1. इधर लिखिए नोट 1. आपके मार्जिन के बाजू में इधर लिखिए GSOC. अब मैं कुछ चीज लिख रहा हूं, समझ लीजिए. प्रिंसिपल मतलब कि कंसाइनर विल टेल एजेंट दी डिजायर्ड सेलिंग प्राइस. अरे भाई मोगेम्बो है हमारा प्रिंसिपल, उसने हुक्म दिया एजेंट को कि भाई साहब मैं तुमको बोल रहा हूं ना, इतने में बेचना, इतने में बेच देना. उसका हुक्म करने का अधिकार है भाई, वो टेंशन नहीं है. हाँ एजेंट चाहे तो उससे भी ज्यादा में बेच सकता है, पर मिनिमम प्राइस तो होगी, डिजायर्ड मिनिमम सेलिंग प्राइस. एंड the goods are sent on that expected selling price. भाई expected है ना, desired को दूसरा क्या बोल सकते हैं? इसका समानार्थी शब्द क्या है? मीन्स इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम इज expected selling price. that expected selling price इसे जाना जाता है इनवॉइस प्राइस से जाना जाता है. इनवॉइस प्राइस क्या होता है देखना, इसे मैं आईपी बोलूंगा. इनवॉइस प्राइस इज अबोव कॉस्ट. कॉस्ट प्राइस से थोड़ा ज्यादा. अरे सीधी बात है, बुद्धि चलाओ यार. कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है उसमें प्रॉफिट थोड़ा सा ऐड करोगे तो ही तो तुम दूसरा सेलिंग प्राइस बनाओगे. तो ये कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट होता है. सो इनवॉइस प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस सम प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट? आप है ना ये सब चीजें फाइनल अकाउंट चैप्टर में सीखे थे कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. ये है. मैं कुछ रूल्स बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा. हुआ क्या, जब गुड्स सेंड किए गए तब प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला कि मेरे गुड्स का वैल्यू पता है क्या है? तू मत पूछ मैं कितने से खरीद के लाया, तू मेरे को कॉस्ट प्राइस मत पूछ. क्यों? देखो दोस्तों समझना, तुम प्रिंसिपल हो, तुम्हारे एजेंट को अगर पता चले ना तुम कहां से खरीदते हो, कितने में खरीदते हो, भाई बिजनेस में बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा. ध्यान रखना, एजेंट को तुम्हारे एक ऑर्डर देना होता है कि भाई तू इतने में बेच, ज्यादा मत बोल, मैं प्रिंसिपल हूं भाई. तो समझना, मैं एजेंट को जब गुड सेंड करूंगा तब मैं फोन करूंगा, टेम्पो अहमदाबाद से निकल गया है, टेम्पो अभी मुंबई पहुंचेगा 2 दिन बाद.
तू एक काम करना भाई, समझ ले, मैं तेरे को बोल रहा हूं ना, 150 रुपए में बेचना, एक प्रोडक्ट को 150 में, मिनिमम 150 से नीचे नहीं आने का भाई, 150 में ही बेचना, कुछ भी हो जाए, ना बेचे तो चलेगा, 150 में बेचना, उससे ज्यादा बेचे तो बहुत अच्छा, थैंक यू दोस्तों। अब क्या हुआ, तो प्रिंसिपल जो है ना, उसने उसको फोन करके तो बोल दिया। अब प्रिंसिपल जब इसे गुड्स सेंड करेगा, ध्यान से समझना, गुड्स जो है वो हाईवे पे होंगे, वो टोल टैक्स वाले पे आगे बढ़ेंगे। अब आता है जीएसटी, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो भाई लोग, ध्यान रखो भाई साहब। देखो जीएसटी क्या है, जीएसटी ये कहता है, जीएसटी के कानून ये कहते हैं कि भाई जब भी अगर कोई प्रिंसिपल अपने एजेंट को गुड्स अगर सेंड करेगा तो उसे उसकी इनवॉइस वैल्यू माननी है। पर सर ये तो बेचा थोड़ी है, इनवॉइस वैल्यू तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है सर, आप इसको बेच थोड़ी रहे हो, आप तो सिर्फ उसको सेंड कर रहे हो। पर हां दोस्तों, जीएसटी की वजह से हमें ये जो अमाउंट है वो इनवॉइस प्राइस लिखनी पड़ेगी। पर अकाउंट ने क्या बोला, अब सुनो, जर्नल एंट्री देखना, एक और वर्ड लिखो, इफ इनवॉइस प्राइस इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन हम जो पहली एंट्री लिखेंगे जिसमें जीएसओसी, हम कितने पे लिखेंगे, विल बी क्रेडिटेड, उसे हम जमा करेंगे, कितनी अमाउंट जमा करेंगे, एट द रेट इनवॉइस प्राइस। बट अब सुनो, हमारी वही बात कंजर्वेटिज्म पे आ गई। अकाउंट ने बोला रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुमने तो गुड्स को सिर्फ अपने एजेंट को सेंड किया है, अरे सेल नहीं किया। तो अकाउंट ने क्या बोला, एक काम करो, तुमने जीएसओसी क्रेडिट किया इनवॉइस प्राइस से, तुमने कॉस्ट प्राइस की जगह कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अमाउंट लिखा है, तो एक काम करो, वो जो प्रॉफिट वाला पार्ट है उसे रिवर्स भी कर दो, मतलब पहली एंट्री को रिवर्स भी लिख दो, कितनी अमाउंट, प्रॉफिट। दोस्तों मैं बता दे रहा हूं कैसे करना है, मैं इधर एक अमाउंट ड्रॉ करूंगा, एक अकाउंट में आपको बता दे रहा हूं। सो इनवॉइस प्राइस इज गिवन इन क्वेश्चन, हम वही लिखेंगे, बट समझना, इनवॉइस प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अमाउंट विल बी, दिस अमाउंट विल बी डेबिटेड टू द जीएसओसी। हम क्या करेंगे, पहली एंट्री को रिवर्स भी कर देंगे। जीएसटी के कानून की वजह से, देखो मैं आपको ये कुछ ज्यादा इसमें लिखा नहीं रहा हूं, जीएसटी के कानून की वजह से इनवॉइस प्राइस हमको रिकॉर्ड जरूर करनी है, फिर वापिस उसका प्रॉफिट पार्ट को रिवर्स कर देना है। सर तो आपने तो क्या किया, पहले इनवॉइस प्राइस लिखवाया, फिर उसमें से प्रॉफिट निकाल के वापिस कॉस्ट पर लेकर आ गए हमको। मैं समझा रहा हूं, देखो क्या हुआ दोस्तों, एक इस तरह से अमाउंट लिख दो, कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो। उससे पहले मैं आपको इधर एक चीज बता दूं, कंसाइनमेंट अकाउंट बना दो। मान लीजिए इधर मैं इधर लिख रहा हूं कि 25,000 गुड्स भेजे थे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, जिसकी कॉस्ट प्राइस जो है ना वो 100 है। अरे मैं कंसाइनर हूं, मेरे अकाउंट है, मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है। अरे भाई ध्यान रखिएगा दोस्तों, 100 है, पर जो इनवॉइस प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 20% है। कितनी है, कॉस्ट प्लस 20% है, ये प्रॉफिट मार्जिन है, तो मान लो ये 120 है। अब देखो ये क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि काम करो, इधर 25,000 इंटू 120 लिख दो, और उसी जीएसओसी को आप रिवर्स कर दो, कंसाइनमेंट डेबिट टू जीएसओसी, इधर आप लिख दो बाय जीएसओसी। सर कितना रिवर्स करेंगे, इधर 120 किया था ना, तो इन दोनों का जो गैप है, मतलब 25,000 इंटू 20 कैसे आया, 120 माइनस 100, व्हाट इज 120 माइनस 100, आईपी माइनस सीपी। समझ लीजिएगा दोस्तों, ये देखो, ये ध्यान से देखो मैंने क्या किया,
डेबिट साइड पे मैंने जीएसओसी 2 करके लिखा और बाय जीएसओसी को रिवर्स भी कर दिया। इसे कहते हैं प्रॉफिट मार्जिन को रिमूव कर दिया। मैंने प्रॉफिट मार्जिन को यहां इसीलिए रिमूव किया क्योंकि हमने अकाउंटिंग में खाली एक एडजस्टमेंट डाला, मतलब दिखाया ऐसे 120 लेकिन रियलिटी को मैंने 100 डेबिट किया है। और क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट, उधर मैं एक लाइन वापस क्लियर बोल दूं, उधर इनवॉइस प्राइस को एंटर मत करना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, उसी तरह क्लोजिंग स्टॉक स्टेटमेंट में इनवॉइस प्राइस नहीं रह सकता। ये दिमाग में फिट कर लेना, प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। दोस्तों ये हो जाएगा नोट नंबर 1। अगर इनवॉइस प्राइस दिया है तो मान लो इनवॉइस प्राइस है ही नहीं तो मल्ले बल्ले, तो ये करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस है तो। आई होप आपने ये लिख लिया है, आई होप आपने लिख लिया है। चलिए दोस्तों, शैल आई गो फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ूं अभी और मैं नोट को और आगे बढ़ाता हूं। क्लोजिंग स्टॉक, ध्यान रखना क्या होगा, अगर इनवॉइस प्राइस गिवन है अगर क्वेश्चन में, फ्रेंड्स ये पहली एंट्री की बात कर रहे हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक पे कहां पहुंच गए भाई, रुको रुको मैं बता देता हूं क्या चेंज आएगा। मैंने पहले ही बोला था इनवॉइस प्राइस नाम का ये शैतान जो है हमारे कंसाइनमेंट क्वेश्चन में दो जगह पे परेशानी करेगा। एक तो जब गुड्स सेंड किया तब, और जो गुड्स बच गया गोडाउन में कंसाइनी के पास तब, दो जगह परेशान करेगा। मान लो क्वेश्चन में आपको ये इनवॉइस प्राइस दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करोगे, सिंपल बता दो। स्टेप 1 ऐसे याद रखो, फाइंड स्टॉक का कीमत ढूंढ लो। कहां से ढूंढोगे स्टॉक का कीमत, कहां से ढूंढोगे, फ्रॉम आवर स्टेटमेंट। हमने क्लोजिंग स्टॉक का स्टेटमेंट बनाया होगा, समझना, फ्रॉम आवर स्टेटमेंट। स्टेप 2 स्टॉक रिजर्व को ढूंढो, स्टॉक रिजर्व को ढूंढो। और सर ये सब क्या है, मैं बताऊं ये क्या है, ऐसा प्रॉफिट जो मैं अगर इस स्टॉक को बेचता तो मिलता, ऐसा प्रॉफिट जो अगर स्टॉक को बेचता तो मिलता। कौन सा प्रॉफिट पता है, स्टॉक रिजर्व का मतलब सर क्या होता है, सर मैं बता देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स, मैं इसे बोलता हूं स्टॉक रिजर्व। व्हाट इज स्टॉक रिजर्व इज इक्वल्स टू, it is equals to closing stock units multiplied by invoice price minus the cost price per unit। एक यूनिट का इनवॉइस प्राइस, एक यूनिट का कॉस्ट प्राइस। मान लो इस 25,000 गुड्स में से, अब मैं बताता हूं कंसाइनमेंट में हम क्लोजिंग स्टॉक को कैसे लिखेंगे, हम इस क्लोजिंग स्टॉक को कंसाइनमेंट में कैसे लिखेंगे। हम कंसाइनमेंट अकाउंट में इसे लिखेंगे इस तरीके से, ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने पहली एंट्री आपको बताई, मैं उसका डेबिट क्रेडिट बता रहा हूं, इनवॉइस प्राइस होगा तो क्या मैं बता रहा हूं, समझना। देखो आपको एक क्वेश्चन ये आएगा, सुन लो सुन लो सुन लो, आपको एक क्वेश्चन आएगा, सर आप इधर 120 लिख रहे हो फिर 20 को माइनस कर रहे हो, सर आप 100 ही तो लिख रहे हो। हाँ मैं सही बता रहा हूं, 100 ही लिखना होता है, लेकिन क्या किया, जीएसटी की वजह से 120 करना पड़ा यार। तो मैंने क्या बोला कि 20 को रिवर्स कर दो, 100 हो गया ना, सेट ऑफ कर दिया, सेट ऑफ। ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, वरना मार्क्स नहीं मिलेगा, इसका 1 मार्क कट हो जाएगा। बी केयरफुल, बी केयरफुल, क्योंकि हमको जीएसटी लॉ को कंप्लाई भी करना है और अकाउंट्स के रूल को भी फॉलो करना है। अकाउंट्स कहता है भाई अभी गुड्स को सेल थोड़ी किया है, तो एक काम करो प्रॉफिट को वापस से रिमूव कर दो, हो गया, दोनों बाजू कंप्लाई हो गया। जीएसटी बोलता है 120 दिखा लो, दिखा दिया, अकाउंट बोलता है 20 माइनस करो लो, कर दिया, अरे खत्म भाई। आई होप यू आर क्लियर गाइज। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक में आ जाओ। सर कंसाइनमेंट अकाउंट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, इज लाइक अ पीएनएल, इट इज लाइक अ ट्रेडिंग। कंसाइनमेंट अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक इधर आएगा, उसका नाम क्या है पता है, कंसाइनमेंट स्टॉक।
कंसाइनमेंट बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। रुको 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 भाई, रुक जाओ सभी लोग। ये मेरे अकाउंट का आउटर कॉलम है। देखो मैं क्या करता हूं समझ लेना। मान लो ऊपर के क्वेश्चन में से 5000 यूनिट्स थे, बच गए, स्टॉक था। और मान लो उसकी वैल्यू जो है ना, उसकी कीमत पता है क्या है? हमने वैल्यू मान लो स्टेटमेंट में से ढूंढा, वैल्यू मान लो 2,20,000 बन रहा है। कितना बन रहा है भाई लोग? 2,20,000। ठीक है, इतना वैल्यू बन गया। 2,20,000 देख लो भाई लोग देख लो, मैं इधर जूम कर दे रहा हूं। 2,20,000 का स्टॉक का वैल्यू है। तो मैं पता है क्या करूंगा, मैं मेरे स्टेटमेंट में से उधर इधर लिख दूंगा प्लस। अब रुक जाओ सर, बाहर की कॉलम में लिखो ना। अरे नहीं भाई रुक जा, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, खेल करना है। एक स्टॉक रिजर्व है, ऊपर के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। स्टॉक रिजर्व ढूंढ लेने का। कैसे ढूंढा स्टॉक रिजर्व? चलो फॉर्मूला में आ जाओ। हाउ मेनी क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स, व्हाट इज स्टॉक रिजर्व? क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स 5,000 है। सर ऊपर देखो तो ऊपर वाले पॉइंट में मैंने इनवॉइस प्राइस 120 लिखा था और स्टॉक प्राइस कितना लिखा था? 100। कॉस्ट है, इनवॉइस प्राइस, कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस जैसा। इट इज मिनिमम सेलिंग प्राइस, बीच में प्रॉफिट है। मैं क्या कर रहा हूं पता है? इसको इधर ऐड करूंगा। बोलो कितना आएगा दोस्तों? तो आई कैन से इधर 10,000 आएगा। 5,000 इंटू 20 रुपया, तो ये आ गया 1 लाख आएगा। सो सॉरी फ्रॉम माई साइड, इट इज 1 लाख। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो दोस्तों बाहर कितना जाएगा पता है? 3,20,000 जाएगा। पर रुक जाओ, आपको क्या करने का, स्टॉक रिजर्व को सामने की साइड भी लिखना है। 2 मतलब डेबिट साइड पे लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट की स्टॉक रिजर्व। वापिस वही प्रश्न आ गया, सर ये एक प्रॉफिट है। ये वो प्रॉफिट है जो अगर स्टॉक में अगर हम बेचते तो मिलता, जो प्रॉफिट अभी मिला नहीं है। सर आपने तो क्रेडिट पे ऐड कर दिया, तो एक काम करता हूं, अकाउंट्स का कंजर्वेटिज्म रूल ये कहता है कि प्रॉफिट को आज के आज रिकॉर्ड मत करो। गुड्स जो बेचा ही नहीं है तो उसका काय का प्रॉफिट भाई? तो क्या कहता है अकाउंट्स, एक काम करो, स्टॉक रिजर्व को तुमको भाई स्टॉक रिजर्व रखना है, दिखाना है कि इतना प्रॉफिट अर्न करना बाकी है, तो उसको रिवर्स कर दो सामने की साइड, ताकि अकाउंट्स भी डिस्टर्ब ना हो और तुमको यह भी पता चले कि वो जो स्टॉक पड़ा है उसमें कितना प्रॉफिट मिनिमम है। तो मैंने वो ढूंढने के लिए क्रेडिट तो जरूर किया इधर, लेकिन मुझे डेबिट भी करना है। कितना सर डेबिट कितना करूं? तो देख लो भाई, ये इधर आ गया 1 लाख, इधर लिखना है। सर तो आपने तो 220 क्रेडिट किया ना वैसे तो। हाँ बेटा हाँ, ऐसा ही हुआ है। बहुत अच्छा, दिमाग बहुत अच्छा सा चल रहा है आपका। तो आपको पता चल गई है स्टॉक रिजर्व कैसे ढूंढते हैं। भाई मैं इधर जो बॉक्स बना रहा हूं उन चीजों को आप भी बॉक्स बनाओ। स्टेप 1 स्टेप 2 ऐसे 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 इसे टिक मार्क करो। फ्रेंड्स आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई होप आप पता चल रहा है ये कैसे काम करेगा। फ्रेंड्स क्लोजिंग स्टॉक में इतना ही था। अगर इनवॉइस प्राइस है ना तो ही परेशानी है, प्लीज ध्यान रखिए, इनवॉइस प्राइस ही परेशान करेगा और कोई परेशान नहीं करेगा। चलिए पहला एंट्री खत्म हुआ। कंसाइनर मतलब मैं, इधर लिखो आई पेड रादर, ऐसा लिखो, मैंने खर्चा पे किया फ्रॉम माई मनी, ऐसा लिखो इधर। तो सोचो, चलो एंट्री सोचो। अरे सिंपल है दोस्तों, देखो क्या है, मैंने खर्चा पे किया या तो पे करना बाकी है, तो मैं बोलूंगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है। सर क्यों? कोई भी खर्चा कंसाइनमेंट डेबिट, कोई भी खर्चा कंसाइनमेंट डेबिट, क्योंकि कोई भी खर्चा साल के अंत में पीएनएल में जाता है। और इस साल हमारे पास इस चैप्टर में पीएनएल और ट्रेडिंग कौन है? सिर्फ और सिर्फ कंसाइनमेंट। आई पेड एक्सपेंस फ्रॉम माई मनी, पैसा गया, कंसाइनमेंट डेबिट। सर नहीं पे किया तो सप्लायर क्रेडिट।
ठीक है फ्रेंड्स, कंसाइनमेंट डेबिट है, बैंक क्रेडिट है। फ्रेंड्स मैं आगे बढ़ता हूं। इज दैट एनी क्लैरिटी फ्रॉम योर साइड? आई थिंक सो, इट इज डन। फ्रेंड्स ये जर्नल एंट्रीज को सोचना डेबिट और क्रेडिट क्यों है, प्लीज बी केयरफुल। कंसाइनमेंट डेबिट टू दी कैश और बैंक। थर्ड एंट्री कह रहा है कि मान लो आपके एजेंट ने आपको एडवांस में मनी दिया, भूल जाओ, सिंपल सोचो, उसने पैसा दिया, उसने मुझे पैसा दिया, मेरे एजेंट ने मुझे पैसा दिया, ही इज द गिवर। आपनार जमा અને જે આવે उधार, पैसा आया, कंसाइनीए आप्या। फ्रेंड्स आई होप मैंने इंग्लिश में भी आपको कन्वर्ट किया, यहां इंग्लिश में भी मैंने आपको कन्वे किया आंसर, सो बी केयरफुल। देखिए एंट्री, बैंक डेबिट टू कंसाइनी। सर कंसाइनी का अकाउंट बनाने का, कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है, कंसाइनर दो अकाउंट बनाता है, कंसाइनमेंट कंसाइनी, भाई ध्यान रखना। दूसरा दोस्तों, अकाउंट सेल, ये क्या है सर, कुछ बताइए। एक रिपोर्ट है, मेरा एजेंट तो मुंबई में बैठा है, अपन तो अहमदाबाद में है भाई, मेरे को क्या पता चले उसने क्या किया, उसने क्या भाई कांड किए, भाई क्या कितना सेल किया। वो एक रिपोर्ट भेजेगा, उस रिपोर्ट का नाम है अकाउंट सेल। नाम है भाई, ये रीत रिवाज चले आ रहा है, यही नाम है भाई, टेंशन नहीं, पूछो मत क्या है। ये एक रिपोर्ट है, उसमें सब लिखा होगा कि मैंने इतना बेचा। मेरे एजेंट मेरे को बोलता है कि एजेंट ने रिपोर्ट दिया, उसने बेचा, उसका खर्चा, उसका कमीशन, वो लोग गिन लेता है अपने आप ही कि भाई मेरा कमीशन हमने डिसाइड किया था इतना है ना, 10% लाओ, मेरे को कमीशन देने का है, वो मेरे को लिख के देता है। अब मेरे को मैं प्रिंसिपल, मेरे को पता चली भाई उसने मेरे को इतना रिपोर्ट दिया है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सेल के लिए क्या एंट्री आएगी, सेल्स की एंट्री, मेरा सेल्स का पैसा उसके पास है, मेरे को उससे लेना है, वो मेरा डेटर है, मेरे को उससे लेना है पैसा, और मेरा सेल्स, एक मिनट, सिंपल भूल जाओ, चलो सेल्स मतलब कंसाइनमेंट क्रेडिट। अरे ट्रेडिंग पीएनएल में सेल्स क्रेडिट साइड पे आता है ना, तो क्रेडिट मतलब कंसाइनमेंट क्रेडिट, कंसाइनमेंट क्रेडिट मतलब कंसाइनी ने सेल किया तो कंसाइनी डेबिट। भाई ऐसे लिख दो, माय सेल्स, ब्रैकेट में लिखो क्रेडिट, माय सेल्स, आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम एजेंट, मुझे उसे पैसा वापिस लेना है। फ्रेंड्स ये जर्नल एंट्रीज रट्टा मार लो, अच्छी रीसे से बार बार समझना, इसको खास लिखते जाना। आई होप यू आर गेटिंग द वर्ड्स, एंड प्लीज बॉक्स बनाते रहिए, बॉक्स बनाते रहिए। ये जर्नल एंट्रीज है इतनी इतनी। दोस्तों सेकंड एंट्री, उसने खर्चा पे किया, खर्चा, कोई भी खर्चा उसका, खर्चा मतलब कंसाइनमेंट डेबिट, खर्चा मतलब कंसाइनमेंट डेबिट, उसने पे किया, उसका अकाउंट क्रेडिट, मेरे को ये पेमेंट उसको वापिस करना पड़ता है, मतलब मैं उसके अकाउंट में अब उसको रिवर्स करूंगा, क्योंकि वो पैसा उसको मुझे वापिस भी देना है। प्रिंसिपल एजेंट में यही होता है दोस्तों, प्रिंसिपल एजेंट में प्रिंसिपल एजेंट के सभी खर्चों का उसको एक पेमेंट वापस दे देता है, मतलब उसके अकाउंट में जमा करता है, उसके पर्सनल अकाउंट में, मतलब क्रेडिट एंट्री करेगा। सो ये एंट्री, आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। माई एजेंट डिड द एक्सपेंस, आई हैव टू पे टू द एजेंट। मैं इधर लिख रहा हूं, मैं मतलब कौन, आई मतलब आई एम कंसाइनर, ओनर की तरह सोचो भाई, उसने खर्चा किया, ये रूल है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल है भाई, वो खर्चा करे ना मेरे बिजनेस के लिए, मुझे उसे वापस देना पड़ेगा, मतलब मेरा खर्चा एक्चुअली उसने पे किया, मारो खर्चो एने पे કર્યો મારા વતી, સમજો। એજન્ટ જે છે એ પ્રિન્સિપલ વતી કામ કરે, એજન્ટ વર્ક્સ ઓન બિહાફ ઓફ પ્રિન્સિપલ। खर्चा डेबिट, खर्चे की जगह क्या नाम डेबिट करने का, कंसाइनमेंट, सीधी बात है, कंसाइनमेंट एक्सपेंडिचर टाइप है, ऐसा समझ लो। तो फ्रेंड्स
यहां पे आई होप सो इट इज क्लियर टू यू गाइज। जो भी खर्चा पे किया उसका नाम मत देखना, खर्चे का खर्चा है वैसे देखना। चलो दोस्तों, दूसरी बात, मान लो उस कंसाइनी ने मुझे पैसा दिया या तो बिल रिसीवेबल ड्रॉ करके दे दिया। हाँ, मुझे उसे सेल्स का पैसा लेने का होता है। उसने मान लो मुझे बिल रिसीवेबल पकड़ा दिया, बिल रिसीवेबल आया, कम्स इन डेबिट, गिवर क्रेडिटेड। देख लीजिए, ये सब इधर लिखो, मैं जो लिख रहा हूं वैसे लिखो, मैं जो बॉक्स बना रहा हूं वैसे बनाओ, प्लीज डू दैट। दोस्तों, आप अपने एक नोट के अंदर सभी एंट्रीज वापस लिख सकते हैं। आप समझने के लिए अभी पहले इधर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। ओके, सो दोस्तों, आई होप आपको ये पता चल रहा है कि कैसे ये एंट्रीज हो रहा है। चलो दूसरी बात, मान लो बैड डेट हुआ। दोस्तों, एक नए प्रकार का कमीशन हम सीखेंगे, डेल क्रेडर कमीशन। मैं इसका कंसेप्ट बता दूं। चलिए इधर दोस्तों एक पॉइंट है, प्लीज प्लीज 1 मिनट, एक थोड़ा ध्यान रखना। कोई भी एक्सपेंस कंसाइनी पे करे, अरे भाई वो एफओसीसीडी वाला हो या कोई भी हो, जर्नल एंट्री तो होगी ही होगी। और बेटा जर्नल एंट्री होगी तो उसका लेजर पोस्टिंग होगा ही होगा, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में खाली एफओसीसीडी देखने का मतलब जर्नल एंट्री अलग जगह पे, क्लोजिंग स्टॉक अलग जगह पे, मतलब दोनों की दुनिया अलग है भाई साहब। उसको है ना कंबाइन मत करना, प्लीज कंबाइन मत करना। दोस्तों छठे पॉइंट में आ जाओ फटाफट। देखिए यहां पर डेल क्रेडर कमीशन, इधर लिखो नोट नंबर 2, हमने नोट लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, जाइए नोट में, डेल क्रेडर कमीशन क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। मैं ये सिखा रहा हूं कि डेल क्रेडर हम कैसे करेंगे। दोस्तों ये कमीशन के बारे में क्या करना है मैं बता दूं, मैं शॉर्ट नोट बता दे रहा हूं। डेल क्रेडर, डेल मतलब डिफॉल्ट, क्रेडर मतलब क्रेडिट सेल्स। अगर मैंने किसी को उधार पे गुड्स बेचा है, मतलब मेरे एजेंट ने मान लो बेचा, उधार पे बेचा, उसने मुंबई में उधारी दी किसी को और वो भाई साहब टोपी पहना के गया, तो वो बैड डेट हो जाएगा। सर बैड डेट और इस कमीशन का क्या लेना देना है, मैं वापस बताऊं। व्हेन अ प्रिंसिपल सेज दैट कि भाई तू रुक एजेंट मुंबई में, तू यार अगर मेरे को बैड डेट करवाएगा तो एक काम कर, मैं थोड़ी मुंबई आके लोगों को पकड़ने जाऊंगा कि यार मेरा पैसा निकाल, मैं वसूली थोड़ी करूंगा। तू वसूली कर, उधार पे अगर तू बेचता है ना, मैं तो बोल रहा हूं तेरे को तू उधार पे बेच। दोस्तों उधार पे क्यों बेचते हैं, मार्केट बढ़ाने के लिए, लोगों का सेल बढ़े ना उसके लिए लोग उधार पे बेचते हैं। पर मान लो उससे बैड डेट आए तो क्या करना है, तो एजेंट को एक डेल क्रेडर कमीशन भी दिया जाएगा, एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा भाई उसको, लेकिन एजेंट की जिम्मेदारी हो जाएगी कि बैड डेट ना हो। अगर बैड डेट आई ना तो वो बैड डेट का नुकसान एजेंट बेयर करेगा, एजेंट भोगवशे। तो मैं बता दूं, डेल क्रेडर कमीशन इज गिवन, so the loss of bad debt will be borne by the consignee। सर कंपलसरी ऐसा कमीशन दिया जाता है? नहीं, क्वेश्चन में बोला हो तो, मतलब ये डिसाइड होता है। मान लो एजेंट को ये बोल दिया प्रिंसिपल ने कि तू छोड़, तू बेड डेट आए तो मैं भोग लूंगा, मैं बेयर कर लूंगा, तू खाली वसूली का देख लेना ना, बेड डेट हो जाए तो मैं देख लूंगा, तू उधार पे बेच। तो दोस्तों ये लॉस कंसाइनर का हो जाएगा फ्रेंड्स। सो मैं आपको सिंपल बता दूं, डेल क्रेडर कमीशन को क्या आप क्या करोगे, आपको क्या जर्नल एंट्री करनी है मैं बता देता हूं, समझ लेना। डेल क्रेडर से मेरा सेल्स कम हो जाएगा, मतलब उतना मेरा सेल्स का पैसा वापस नहीं आने वाला है। तो इन बुक्स ऑफ, ये खास लिखेगा, इन बुक्स ऑफ कंसाइनर डेल क्रेडर को हम क्या करेंगे, बैड डेट को क्या करेंगे, फॉर बैड डेट हम क्या बैड डेट की एंट्री करेंगे, डेल क्रेडर कमीशन और बैड डेट कनेक्टेड है। सर कमीशन की एंट्री क्या होगी, वो तो कॉमन है, वो अभी मैं बता देता हूं। कमीशन की एंट्री सिंपल है, लिख लो, इधर ही लिख लो, कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनी को देंगे, मुझे उसे कमीशन देना है, मुझे उसे कमीशन देना है अगर है तो। कमीशन की एंट्री तो बहुत इजी है, कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनी। भाई देख लो भाई, मैंने ये लिखा है,
और जूम कर लूं, लो कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनी क्रेडिट। ये तो हो गया दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कंसाइनर की बुक्स में। बेड डेट की क्या एंट्री करेंगे? इफ बेड डेट हुआ और मान लो कंसाइनर के लिए, प्लीज प्लीज मान लो डेल क्रेडर है, डेल क्रेडर है, तो कंसाइनर को कोई टेंशन नहीं लेने का। क्यों भाई? अरे भाई ये नुकसान जो बेड डेट का हुआ, बेड डेट कौन बेयर करेगा? कंसाइनी बेयर करेगा, कंसाइनी बेयर करेगा। तो भाई नो एंट्री। मैं सिंपल बोलूं, डेल क्रेडर है तो बेड डेट की नो एंट्री। मतलब एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे बेड डेट और डेल क्रेडर दोनों कंसाइनर की बुक में एक साथ नहीं रह सकते। डेल क्रेडर है तो बेड डेट की नो एंट्री। इफ डेल क्रेडर नहीं है, नॉट गिवन, ऐसे डायग्राम बना के लिख दो। अगर नहीं है ना तो लॉस हो जाएगा। पर पता है कैसी एंट्री करने की? सेल्स को उल्टा कर दो। जब कंसाइनी ने सेल्स किया था उसकी एंट्री नंबर, आप पीछे एंट्री देखो, 3 या चौथे नंबर की एंट्री देखो। जब सेल्स किया था, मैंने माना था मेरे को उससे पैसा लेना है, अब वो आने ही नहीं वाला है, उतना पैसा बेड डेट का पैसा आने ही नहीं वाला है, क्योंकि मेरे को बेयर करना है, तो मेरे को सेल्स की एंट्री रिवर्स करनी है। आराम से सोच लेना, मैं एंट्री लिख रहा हूं, कंसाइनमेंट अकाउंट विल बी डेबिट। ये पता है क्या हुआ? टोपी मेरे पास आया, मेरे कंसाइनी ने मेरे को फोन किया, साहब आपने मुझे डेल क्रेडर नहीं दिया था, बेड डेट आया है, टोपी मैं भिजवा रहा हूं, रख लो ये टोपी, ये नुकसान आपका है। कोई टोपी पहना के गया, उसे बेड डेट बोलते हैं। भाई ये ध्यान रखिए, ये मेरा एंट्री है, consignment to consignee. This is what my entry will be. Hope so you guys are getting this, friends. Del creditor not given, तो consignment to consignee, इसके बारे में ऐसा लिख दो, ये एंट्री मैंने क्या किया पता है? मैं मेरे सेल्स को रिवर्स कर रहा हूं। जनरली बताऊं मैं क्या कर रहा हूं? मैं लॉस है, मतलब लॉस इज डेबिट, कंसाइनमेंट डेबिट, मेरे को वो बताने वाला कंसाइनी क्रेडिट, क्योंकि उससे पास से वो पैसा आने ही नहीं वाला है, मुझे उसका अकाउंट उतना माइनस करना है, रिवर्स करना होगा। लाइक सेल्स का रिवर्सल है। मैंने जो सेल्स की एंट्री की थी ना, आप ऊपर देख लो, सेल्स की एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा, कंसाइनर की बुक्स में डेल क्रेडर ऐसे रिकॉर्ड होता है, डेल क्रेडर कंसाइनर की बुक में ऐसे रिकॉर्ड होता है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट फ्रेंड्स। मैंने ये चीज इधर लिख दिया है आप सभी के लिए, ये इधर मैंने लिख दिया है, मैंने जो बोला उस पर भी ध्यान दो और लिखते जाओ। पर दोस्तों बेड डेट की एंट्री तो हमने सीखी, अब सीखते हैं नेक्स्ट एंट्री। डेल क्रेडिट पेड, नो एंट्री, ये हो गया नोट नंबर 2। मान लो कंसाइनी गुड्स लेकर गया, उसने मेरे को बोला साहब जी मुझे थोड़े गुड्स घर पे यूज करने हैं, दो ना गुड्स। तो देखो दोस्त कोई टेंशन नहीं है, क्या होगा? गुड्स की एंट्री कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, गुड्स कंसाइनमेंट से गया, वो ले गया, लेने वाला डेबिट, ही इज रिसीवर ऑफ द गुड्स। कंसाइनमेंट स्टॉक की एंट्री ध्यान से देखो, मैं इधर चीज बता दूं, इट इज असेट अकाउंट, इसलिए मैंने डेबिट किया, इट इज असेट है, इट इज गोइंग इन बैलेंस शीट, એટલે કે પાકા સરવૈયામાં જશે ગુજરાતી વાળો, बैलेंस शीट में जाएगा डेबिट, इसलिए डेबिट किया। और क्रेडिट क्यों किया? लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक कहां पे होता है? क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होता है? समझ लेना, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने उसे क्रेडिट किया, मैंने कंसाइनमेंट में क्रेडिट किया। दोस्तों कमीशन का क्या होता है? हम जब हमारे कंसाइनी को कमीशन देते हैं तो ये एंट्री होती है। सर इधर तो 9 एंट्रीज है, मैं बताऊं दोस्तों, एक्चुअली हमने एक और एंट्री इधर करनी होती है, जो जीएसओसी को लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर जाएंगे। मैं एक और एंट्री ऐड करूंगा, प्लीज एक और एंट्री प्लीज ध्यान रखना, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ये मेरा एक्सपेंस है, कमीशन एक्सपेंस है, मैं कमीशन देने का है, किसको देने का है? किसको देने का है? मेरे को, आई हैव टू गिव टू हिम। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने उसका अकाउंट, कंसाइनी का अकाउंट क्रेडिट किया है। प्लीज मैं जो लिख रहा हूं वो खास लिख लीजिए। दोस्तों इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट हम पहले ही स्टडी कर चुके हैं, प्लीज इसके बारे में ये पूरा पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है, प्लीज पढ़िएगा।
फ्रेंड्स ये वाला स्टॉक रिजर्व का हम कंसेप्ट समझे थे, मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट लिखा इसे। मैंने इनवॉइस प्राइस कंसेप्ट की पूरी ये दोनों जो वर्किंग नोट है आपको बताई, ये दोनों देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने इसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया था, ध्यान से देखना, इधर ये लिख लीजिए, मैंने इसे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड किया था, मैंने इसे डेबिट भी कर दिया था, डेबिटेड टू द कंसाइनमेंट। दोस्तों नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस की एक एंट्री और ऐड हो जाएगी, वो मैंने पहले आपको सिखा दी है। बस फ्रेंड्स इतनी 3 जर्नल एंट्री भी तो ऐड हो गई। यस, इसके बारे में लिखो। जब हमने गुड सेंड किया था तब वो जो प्रॉफिट मैंने ऐड करके लिखा था मैंने उसको रिवर्स कर दिया। तो फ्रेंड्स ये इधर लिखो, रिवर्सल ऑफ एंट्री 1। ओके, आई थिंक सो 14 एंट्रीज हो गई। नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं, ये तो मैंने आपको इन जनरल बताया इतनी एंट्रीज होती है। एंट्री नंबर 1 का रिवर्स हो गया जब गुड सेंड किया था तब। दोस्तों मैं इस सेशन को यहां पे अभी आगे खत्म करूं, पर आपको बता देता हूं, आप एक बार इसे समझने की ट्राई करिए। एक कंसाइनमेंट और कंसाइनी का अकाउंट बनाइए, इन एंट्रीज को उधर पोस्ट कीजिए, अमाउंट भले नहीं है चलेगा, इन एंट्रीज को उधर पोस्ट कीजिए। प्रोफोर्मा अकाउंट बनाइए, प्रोफोर्मा मतलब ब्लैंक एटले के खाली खातू बनाओ तमे। कंसाइनमेंट अकाउंट कंसाइनी का अकाउंट बना दो। हम कंसाइनर की बुक में 2 अकाउंट बनाएंगे, ऐसा ध्यान रखो। ये आज इसको एक डेमो देखो, डेमो देख रहे हो अभी आप, अब क्या करोगे, पूरा रोबोट देखोगे, पूरा एकदम नया पिक्चर देखने को मिलेगा। ये ट्रेलर है, अभी पूरे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग सब आने वाला है, सब्र रखो। ये जर्नल एंट्रीज दोस्तों खत्म हुई, हमने एबनॉर्मल लॉस की जर्नल एंट्रीज पहले ही देख ली है, ये रही एबनॉर्मल लॉस की एंट्रीज। लेकिन प्लीज इसे ऐसे मत लिखना, हमने ये एंट्रीज हमारे मुताबिक पहले से लिखी है। कमीशन, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। दोस्तों अभी आज हमने देखा कंसाइनर के रिलेटेड जर्नल एंट्रीज। कंसाइनर को क्या क्या करना होता है, चलो मैं वापस रिपीट करवा दूं। कंसाइनर को एजेंट को कमीशन देना होता है, सेल्स का पैसा एजेंट के पास से वापिस लेना होता है, जो एजेंट है उसको उसके खर्चे के कोई भी अमाउंट वापिस देनी होती है। एजेंट के अकाउंट में लास्ट में एक डिफरेंस आएगा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में जो डिफरेंस बचते हैं वो या तो बैंक के द्वारा सेटल हो जाते हैं, चुकवनी करी। तो मैं क्या करता हूं, एट द एंड ऑफ द ईयर एज अ प्रिंसिपल मैं एजेंट के अकाउंट बना दूंगा, उसके अकाउंट में जो डिफरेंस आएगा मैं उसको बोलूंगा पैसे दे दे मेरे को, डिफरेंस आएगा, वो सेट ऑफ हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स जर्नल एंट्रीज जो मैंने लिखी उन सभी को आप क्वेश्चन नंबर 5 में, जो हमने होमवर्क 2 का क्वेश्चन 5 किया, मैं वापिस से आपको लिख कर देता हूं, तो प्लीज भूल ना जाइएगा भाई। होमवर्क 2 में क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पाइरल जो है हमारे नवकार का, स्पाइरल में पेज नंबर 226 पे इन बुक्स ऑफ राज सिर्फ जर्नल एंट्री लिखो। प्लीज मैं वापस बोल रहा हूं, सिर्फ जर्नल एंट्री लिखो। हां दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज मैं ऐड कर रहा हूं, पर पहले होमवर्क आप नोट कर लेना खाली। इन बुक्स ऑफ राज आप जितना आपको पता चले दोस्तों, आप जितना कर पाओ पर ट्राई करो, खाली जर्नल प्लस लेजर 2 अकाउंट बनाओ। लेजर मतलब खाता वही, कई खाता वही, 2 अकाउंट बनाने हैं, कंसाइनमेंट कंसाइनी, राज हमारे कंसाइनर के बुक में। दोस्तों मैं ये चालू करूं उससे पहले मैं आपको 2 एंट्री बता दूं। जब भी कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, नोट 3 बनाओ, नोट नंबर 3 बना दो। कंसाइनमेंट अकाउंट में ऐसे टी शेप बना दो, इधर लिख दो डिफरेंस जो आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ये प्रॉफिट है, जैसे नेट प्रॉफिट आता है, याद करवाऊं नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स अगर डिफरेंस इस तरफ आया तो भी पीएनएल में जाएगा, लॉस है। एंट्री में बना देता हूं
अगर लॉस आएगा कंसाइनमेंट में, फ्रेंड्स कंसाइनमेंट अकाउंट का कोई भी प्रॉफिट लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। मैं सिंपल बता दूं, मान लो मैं 5 जगह कंसाइनमेंट करता हूं, मेरा 5 अलग अलग राज्यों में मैंने गुड सेंड किया हुआ है, पर एक रूल ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति कितनी भी जगह पर बिजनेस कर ले, उस सभी बिजनेस का कंसाइनमेंट, कितना भी कंसाइनमेंट कर ले, कंसाइनमेंट इन जयपुर, कंसाइनमेंट इन मुंबई, कंसाइनमेंट इन दिल्ली, जो भी कंसाइनमेंट करेगा, उस कंसाइनमेंट अकाउंट में जो लास्ट में प्रॉफिट लॉस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब बताऊं क्या होता है, हर एक व्यक्ति का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक ही बनता है, भले बिजनेस दुनिया में कितनी भी जगह पर बिजनेस करे, उस सभी जगह का प्रॉफिट या लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्तों ये डिफरेंस आएगा सीधा पीएनएल अकाउंट लिख देने का। प्लीज बी केयरफुल। नोट 3 मैंने लिखवा दी आपको, ये नोट 3 आपको जर्नल एंट्रीज के मुताबिक लिखनी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आपको कैसे इसे डील करना है प्लीज ध्यान रखिएगा। आप अपने पेज नंबर 212 पे जर्नल एंट्रीज देखते हैं और ये 3 नोट्स भी फॉलो करते हैं। मैं आपको सभी अकाउंट्स में, सभी क्वेश्चंस में पूरी तरह जर्नल एंट्री, पूरी तरह क्वेश्चंस, पूरे बड़े क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करवाऊंगा, बट यू हैव टू फोकस अबाउट दी प्रोसेस, दी मेथड, पहले क्या आएगा लास्ट में क्या आएगा वो समझते जाना है। मैं सिर्फ अभी आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देता जा रहा हूं, धीरे धीरे आपको एक एक कंसेप्ट में बढ़ा रहा हूं आगे। कल कमीशन सीखेंगे, कमीशन के अलग अलग टाइप्स सीखेंगे। नए पेज पर आ जाओ, नए पेज पर आ जाओ, मैं लिखवा के जाता हूं कमीशन। ये नोट्स लिखते जाइए। दोस्तों अब सिंपल बात बताओ, हम किसी भी एजेंट को अपॉइंट करते हैं, हम क्या करते हैं पता है, उसको परसेंटेज देते हैं। तेरे को इतना परसेंटेज का कमीशन मिलेगा, सेल कर इतना, सेल का इतना परसेंटेज तेरे को कमीशन मिलेगा। फ्रेंड्स यही होता है, पेड एज सम परसेंटेज ऑफ सेल्स। कमीशन तो बहुत इजी होता है। हाँ आपको लग रहा होगा कमीशन इजी होता है इस तरह से। लेट अस देखते हैं हम क्या होता है टाइप्स, कमीशन कैसे क्या होता है हम देख लेते हैं। नॉर्मल, इसके जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स हो सकते हैं, 3 प्रकार के कमीशन हो सकते हैं। जर्नल एंट्री तो नॉर्मल है, फॉर कंसाइनर, कंसाइनमेंट डेबिट, कंसाइनी क्रेडिट, 3 टाइप्स के कमीशन होते हैं। 3 टाइप्स कौन सी है वो देखते जाते हैं। पहला नॉर्मल कमीशन, दूसरा ओवर राइडिंग कमीशन। ये क्या है सर, इसे ऐसा बोल दो एक्स्ट्रा कमीशन। ओवरराइडिंग क्या होता है सर, बता रहा हूं, सब टेंशन नहीं लो, सब सिखा रहा हूं। नॉर्मल कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन एंड डेल क्रेडर कमीशन। ये डेल क्रेडर है ना एक लैटिन वर्ड है। ये डेल क्रेडर वर्ड है ना बैड डेट को दिखाता है कि बैड डेट से बचने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को एक एक्स्ट्रा कमीशन दे देता है जिसे डेल क्रेडर बोलते हैं, और अगर बैड डेट हुआ ना तो कंसाइनर को टेंशन नहीं, सब कंसाइनी भोगेगा। बट फ्रेंड्स ये 3 टाइप के कमीशन होते हैं, चलो इनके बारे में समझ लेते हैं। पहला वाला हेडिंग अच्छा सा दे दीजिए, नॉर्मल कमीशन। इसमें हम लिखेंगे, हम कल एग्जाम्पल भी करेंगे कमीशन के, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों बी क्लियर अबाउट दैट। सम परसेंटेज ऑफ सेल्स, जो बेचेगा ना मेरा एजेंट उसका थोड़ा बहुत परसेंटेज होता है, मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल है, क्या भाई दिमाग लगाते हो। बट हाँ
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे वर्ड आप सीखे हैं फाइनल अकाउंट चैप्टर में, गुजराती वाला याद कराई दो, 5% बाद कर्या पछीનું कमीशन, ऐसा कुछ होता था। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, 5% ऑफ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ऐसे वर्ड्स अगर आते हैं, ये सब है ना मैथमेटिक्स है, सब फालतू मैथमेटिक्स है। नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है 10% बोला तो सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 10%, सिंपल इट इज। तो फ्रेंड्स मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जिसमें आप हमको सेल्स हम समझना सीखेंगे। अभी ये नॉर्मली इतना आप लिख लीजिए। ओवरराइडिंग कमीशन, दोस्तों ओवरराइडिंग कमीशन जो है ये जब मिलेगा जब एजेंट जो है अपने गुड्स को मोर देन समझना कितने में बेचता है, मोर देन इनवॉइस प्राइस पर बेचता है। अब याद करवा दो, हम प्रिंसिपल हमने एजेंट को फोन किया था जब गुड्स अहमदाबाद से निकला, मैंने बोला था 120 रुपए में बेचना, उससे नीचे नहीं, ज्यादा बेचेगा तो मोगेम्बो खुश होगा। हाँ दोस्तों, मान लो मेरे एजेंट ने, मैंने बोला था उससे भी ज्यादा में प्रोडक्ट को बेच के दिया, तो अपन तो मोगेम्बो खुश हो गए भाई। अपन ने बोला कि भाई रुक जा, तुझे एक्स्ट्रा एक और कमीशन देता हूं, नॉर्मल कमीशन जो दे रहा हूं ना एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूं। एक्स्ट्रा कितना? इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर तूने जो बेचा, इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा। मान लो मैंने एजेंट को बोला था 120 में बेचना, उसने बेचा 150 में, एक प्रोडक्ट 150 में, उसने कितना ज्यादा में बेचा, एने કેટલું વધારામાં વેચ્યું, તો मैं એને કીધું હતું કે 120 માં વેચો, એણે વેચ્યું 150 માં। फ्रेंड्स उसने 30 रुपया ज्यादा में बेचा, मेरे को तो फायदा ना, मेरा ही तो सेल है, मेरे को पैसा वापस मिलेगा 30। मैंने उसको बोला एक काम कर, उस 30 में फ्रेंड्स एक वर्ड में लिखा रहा हूं, अबोव इनवॉइस प्राइस, इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे। जब सेलिंग प्राइस जो है वो इनवॉइस प्राइस से भी ज्यादा होगी, सो इन दिस केस आई होप सो यू आर गेटिंग माय वर्ड्स। सो जो कमीशन दिया जाएगा will be some percentage of selling price माइनस इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस क्या होता है? मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, बट सेलिंग प्राइस इज रियल सेलिंग प्राइस। अगर वो ज्यादा है भाई, सेलिंग प्राइस से को ज्यादा में बेचा, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा, तो फ्रेंड्स कमीशन थोड़ा बहुत मिलेगा, known as overriding, over and above the invoice price। over the invoice price जितने में बेचा, ये मैं क्या कर रहा हूं पता है, ये आपको वो अर्थ समझा रहा हूं, ये वर्ड समझा रहा हूं। ओवरराइडिंग वर्ड कहां से आया कि भाई जो सेलिंग प्राइस से इनवॉइस प्राइस से ऊपर जा रही है, तो एजेंट ने अच्छा काम किया, मिनिमम सेलिंग प्राइस इज इनवॉइस प्राइस, उससे भी ज्यादा में बेचा, अपेक्षा करता વધારામાં વેચ્યું, તો વધારાનું કમિશન એટલે ओवरराइडिंग कमीशन। फ्रेंड्स मोर देन एक्सपेक्टेशन में बेचा है, तो वो जो गैप आया ना, गैप सर कितना ज्यादा बेचा, एक्सपेक्टेशन से कितना ऊपर, मतलब ओवर राइडिंग, इट इज राइडिंग ओवर एंड अबोव द इनवॉइस प्राइस। दोस्तों उस अमाउंट का कुछ परसेंटेज कमीशन भी मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स मैं शॉर्टकट लिखवा रहा हूं अभी, सिर्फ हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में वी विल टारगेट फॉर मोर ऑफ अबाउट द इनवॉइस प्राइसिंग कैलकुलेशंस, और हम कमीशन भी गिनेंगे, फिर बड़े बड़े सम्स भी गिनेंगे। सो वी विल बी बेटर फास्ट इन टू द कैलकुलेशंस ऑल्सो। आई होप आपको ये ऑर्डिनरी कमीशन, नॉर्मल कमीशन, ओवरराइडिंग पता चल चुका है। फ्रेंड्स डेल क्रेडर के बारे में बता दूं, डेल क्रेडर कमीशन, उसकी आपको जो नोट है वो आप अपने नौकर स्पाइरल से जरूर लिख सकते हैं। मैं इधर कुछ बेसिक बातें लिख रहा हूं इधर।
लिखते जाइएगा साथ में। उधार पे अगर गुड्स बेचता है, उधार उधार, मैं इधर लिख दूं, इधर गुजराती मुझे थोड़ी बहुत अच्छी तरह से आती है। आई एम गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स, आई वॉज ऑल्सो गुजराती मीडियम स्टूडेंट अंटिल 12th स्टैंडर्ड। सो ऑन क्रेडिट, उधार पे बेचने से क्या बढ़ता है? रिस्क बढ़ता है। कौन सा रिस्क? बेड डेट। बेड डेट એટલે ગાલખાદ। लिखते जाइएगा। उसने अपना रिस्क प्रिंसिपल ने ट्रांसफर कर दिया। किसको ट्रांसफर कर दिया? बेड डेट का रिस्क एजेंट को ट्रांसफर कर दिया। प्रिंसिपल ने एजेंट को बोला तू संभाल लेना, बेड डेट तू भोग लेना, मैं तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दे देता हूं, तू काम कर, बेड डेट मत आने दे, वसूली कर जा जाके सबके घर पे भाई, पर पैसों का बेड डेट मत होने देना। सो मैं बता देता हूं, सिंपल लिख दीजिए। बेड डेट का लॉस जो है बॉन्ड बाय, बॉन्ड એટલે ભોગવવું, कौन इसे बेयर करेगा? विल बी बोन्ड बाय कंसाइनी, अदरवाइज वो कंसाइनर बेयर कर लेगा। दोस्तों मैंने इसके बारे में अभी आपको जर्नल एंट्री जरूर लिखवाई। हर एक चीजों को समझते हुए एक अकाउंट आपको बनाएगा। आप कंसाइनमेंट अकाउंट को एक प्रोफॉर्मा ब्लैंक अकाउंट बनाइए। डेबिट क्रेडिट लेजर एंट्रीज को अंदर टू और बाय करके लिखिए। सो आपको पता चलेगा कि हम क्या करने वाले हैं। अब अकाउंट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं कंसाइनर की बुक्स में, कमीशन गिनते जाएंगे। इट इज इजी फॉर ऑल ऑफ अस फ्रेंड्स। कमीशन जो होता है एजेंट का, वो नॉर्मली सेल्स का कुछ परसेंटेज ही होता है। तो मतलब जैसे ही सेल होगा ना क्वेश्चन में, तुरंत कमीशन गिन लेने का। वापस बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट रूल है, जैसे ही सेल दिखे प्रश्न में, सेल की एंट्री खत्म करो, सीधा कमीशन भी गिनो, फिर कमीशन की जर्नल एंट्री करो। दोस्तों डेल क्रेडर के बारे में ये मैं ड्रैग कर रहा हूं स्क्रीन को, आराम से आप लिख लीजिए। ये रहा हमारा ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन के बारे में इधर सब नोट्स आ गया। मैं आपको थोड़ा कलर एंट्रीज से सबको गाइड कर देता हूं। ओवरराइडिंग एंट्रीज, ओवरराइडिंग कमीशन इज ओवर। यहां डेल क्रेडर आ गया दोस्तों, नॉर्मल कमीशन आ गया। तो कमीशन की इतनी मैंने आपको बेसिक एंट्री लिखवा दी। थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे आगे बढ़ेंगे तो आपको और पता चलेगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेशन के लिए आपको अपने नवकार स्पाइरल के बुक को साथ में रखना है। अब शुरुआत हो जाएगी क्वेश्चंस की। मैं कमीशन गिनवाऊंगा अलग से, कमीशन के 2-3 एग्जाम्पल के बाद सीधा हम चले जाएंगे क्वेश्चंस पे और सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं वापस बता दूं, पर होमवर्क 2 के क्वेश्चंस, ये लिखना नहीं है, सुन लो। होमवर्क 2 के क्वेश्चंस मैं नहीं सॉल्व करवाऊंगा, आपको जरूर गाइड कर दूंगा कि ये क्वेश्चन किसके जैसा है, आंसर गिनो अपने आप। होमवर्क 1 और क्लास वर्क, ये 2 हम सॉल्व करेंगे इस सेशंस में। होमवर्क 2 के लिए आरटीपी एमटीपी के वीडियोस नवकार ऐप में है। सो कृपया करके कोई उम्मीद ना रखिएगा कि होमवर्क 2 का क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन मैं करवाऊं। हाँ, ये सोल्यूशन आपको मिल जाएगा लिखा हुआ,
आपको सोल्यूशन भी हम देंगे, हमने वीडियो भी बनाया है उसका, पर मैं इस सेशंस में नहीं करवाऊंगा। आपको सिर्फ बता दूंगा कि ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इट इज डिट्टो कॉपी क्वेश्चंस है। फ्रेंड्स, विद दैट नोट आई होप आपने कमीशन को नए पेज पर लिखा होगा। प्लीज नए पेज पर अच्छी तरह से नोट्स बनाइए। यहां डेल क्रेडिट कमीशन का पूरा हमने कंसेप्ट समझ लिया। इसकी जर्नल एंट्रीज जो है, कंसाइनर के लिए जर्नल एंट्री मैंने आपको नोट नंबर ऊपर जो था नंबर 2 था, मैंने आपको नोट नंबर 2 डेल क्रेडिट कमीशन की एंट्री बताई थी। कमीशन की एंट्री तो बहुत इजी है, लेकिन बेड डेट होगा तो क्या होगा? बेड डेट की एंट्री, ये रहा बेड डेट की एंट्री। हमने ये सीखा कंसाइनर के बुक में, कंसाइनी के बुक में। कंसाइनी का क्या करेंगे सर? वो क्या एंट्री करेगा? 2 पार्टी है, 2 पार्टी कुछ तो रिकॉर्डिंग करती है, टेंशन ना लो, वो आएगा, उसका समय आएगा तब सीख लेंगे। अभी प्लीज फोकस करिए ओनली ऑन दी कंसाइनर। दोस्तों, विद दैट नोट आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स वेरी नाइसली। थैंक यू टू लिसन एंड स्टे अपडेटेड विद अस। आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये रहा आपका होमवर्क, ये रहा, कृपया करके होमवर्क देख लीजिए। लेजर और जर्नल एंट्री करने की, आमनोंद लखवानी, राजना चोपड़े, एंड वी हैव टू प्रिपेयर द अकाउंट्स एज वेल। ट्राई जरूर करना, आंसर आपका ना है कोई टेंशन नहीं लीजिए, सिर्फ जर्नल एंट्री लेजर को पोस्ट करते जाइए। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे लास्ट में जो डिफरेंस आता है उसे प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। नेट प्रॉफिट लॉस जो है वो हम पीएनएल में लेकर जाएंगे, ये हमने सीख लिया। नोट नंबर 3 हमने सीखा, नोट नंबर 3 मैंने सिखाया आपको। दोस्तों, होमवर्क आपका एक और ये है कि जर्नल एंट्रीज प्रॉपरली रट्टा मारो। रट्टा कैसे मारते बता देता हूं। रट्टे का मतलब कंसेप्ट को रट्टा करना है। आपको ये पता होनी चाहिए कि वाई डेबिट एंड वाई क्रेडिट। क्वेश्चंस में अगर आपको ये अभी से ही क्लियर रखोगे तो क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देयर आर लॉन्गर क्वेश्चंस वी विल डील। टिल देन, थैंक यू सो मच। होमवर्क आप कृपया करके कंप्लीट करेंगे।